अमेरिका रेस्पेक्ट्स पावर। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में, ग्लोबल जीडीपी जितना था उसका 50% ओनली अमेरिका का था। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका क्यों घुसा? बेसिकली लोग कहते हैं पर्ल हार्बर की वजह से घुसा, लेकिन क्या वो घुसना चाहता था? 1943 में तय कर लिया था। क्या तय कर लिया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने पर्सपेक्टिव प्लानिंग सबको बुला के बोला, पोस्ट वॉर स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सोचो और लिखो। जो अमेरिका अटलांटिक महासागर के उस तरफ था जी, वर्ल्ड वॉर 2 में आके यूरोप का हार्टलैंड में अपना मिलिट्री बेसिस बना दिया और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को भी वहाँ रखा। अब तक हैं वो। रात को दारू पिला देंगे, सुबह होने से पहले साइन करवा लेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे ये तो हमारा टेरिटरी है। इस टाइप का था। क्या हम कह सकते हैं कि CIA का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के डोमिनेंस को बरकरार रखने में? बहुत बड़ा रोल है, इसमें डाउट नहीं है। बट ये कहना भी गलत होगा कि हर जगह उन्होंने सक्सेसफुल हुए हैं। हेनरी किसिंजर पहले पाकिस्तान आए, बातचीत किया, रात को सो गए। जब पूरा पाकिस्तान सो रहा है, धीरे से जाके एक प्लेन में बैठ के बीजिंग चले गए, वहाँ से बातचीत कर लिया, डील बना दिया। ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, सब सो रहे हैं, सुबह उठा, वाशिंगटन चले गए। वहाँ ही मेड एन अनाउंसमेंट जो कि शुक द वर्ल्ड। इट वॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना। अच्छा, क्यों पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ? चाइना और अमेरिका वर नॉट इवन इन टॉकिंग टर्म्स। उन्होंने आए थे और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक लेक्चर दे रहे थे और ये कह रहे थे कि आई एम ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, नोबडी टोल्ड मी दैट इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा था, सर अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा टेस्ट किया, एक बार भी कभी इंडियन पीएम को फ़ोन करके बोला, हे इंडियन पीएम आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट? बोला नहीं बोला। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इंडिया टू डू दैट? कोरियन वॉर नहीं जीत पाए, वियतनाम में हार गए, अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गया। किस टाइप का सुपर पावर हो भाई आप? और ईरान ना यहाँ जीता ना वहाँ जीता, फिर सुपर पावर कैसे बना रहा? ये तो बहुत बड़ा डिबेट है। ये तो मैं डिबेट करता रहता हूँ हर जगह। इस पॉडकास्ट की जो झलकियां आपने देखी, उससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम अमेरिका पर बात करने वाले हैं। मॉडर्न एम्पायर सीरीज में ये चौथा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में भी हमने उस अमेरिका की बात की थी जिसे कोलंबस ने खोजा, जो बहुत सारी अपनी लड़ाइयों में उलझा रहा और सिविल वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर तक पहुंच गया था। तो आज कोशिश ये करेंगे कि 1945 के बाद के अमेरिका की बात हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर असल में बना है वो 20वीं और 21वीं सदी में बना है। तो वो बात ज़रूर करेंगे। क्योंकि एपिसोड दूसरा है तो गेस्ट भी दूसरे हैं, और इस बार हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। आप हैं प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज़ के आप संस्थापक और चेयरमैन हैं। JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपने 2.5 दशकों तक पढ़ाया है। अमेरिकन स्टडीज़ पढ़ाते हैं आप, और अमेरिका की ट्रूमैन, आइजनहावर, कैनेडी और जॉनसन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी समेत US नेशनल आर्काइव्स और ब्रिटिश आर्काइव्स में आपने शोध किया है। बेसिकली अमेरिका के हर प्रेसिडेंट के नाम पे लाइब्रेरी बनती है एक, और उनके कार्यकाल के दौरान जो उनके फैसले होते हैं या जो उनके भाषण होते हैं, ये सब इन लाइब्रेरीज में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो सर ने इन सब का दौरा किया है, अमेरिका पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 100 के करीब रिसर्च आर्टिकल्स हैं आपके। एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट नाम की एक संस्था है, उसके जर्नल को भी आपने संपादित किया है, और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का जो मेन जर्नल है इंडिया क्वार्टरली, उसके भी आप एडिटर रहे हैं। तो बहुत नॉलेज है आपको, और आपका जिक्र पिछली बार भी हो रहा था जब हमारे साथ प्रोफेसर अर्चना ओझा थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सर का स्वागत करते हुए, और आप सभी का स्वागत करते हुए भी। ये है पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की मॉडर्न एम्पायर सीरीज का एपिसोड 4, जिसमें हम बात करेंगे कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। जब हम पिछली बार अमेरिका पर बात कर रहे थे तो हमने कोशिश तो ये की थी कि 1945 तक के अमेरिका पर बात हो, लेकिन मुझे पता है कि उसमें स्पेन से जो अमेरिका की जंग है वो भी रह गई,
फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका भी रह गई, तो काफ़ी कुछ छूट गया। तो मैं चाहूँगा कि आज हम 20वीं और 21वीं सदी के अमेरिका पर थोड़ी बात विस्तार में करें। तो मुझे ये बताइए सर, जब 20वीं सदी में अमेरिका प्रवेश कर रहा था तो वो एक जंग में उलझा हुआ था जो स्पेन से चल रही थी। पिछली बार हमने एपिसोड में ये सीखा समझा था कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपिता थे, वो ये कहकर गए थे कि अमेरिका को यूरोप के झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका ने 100 साल के अंदर उनकी सीख भुला दी। जब जॉर्ज वॉशिंगटन वो बोले थे, उनका स्पीच को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो नॉन अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन है वहीं से शुरू हुआ था, जिसको उन्होंने न्यूट्रलिटी की बात किया है। बट उनका ये कहना था कि अभी अभी हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस ब्रिटेन जिस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपना एम्पायर बिल्डिंग भी कर रहे हैं, उसमें अगर हम किसी भी तरह से दखल अंदाजी करें या किसी साइड को सपोर्ट करें, हमारा जो मेन गोल है नेशन बिल्डिंग, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। हमारा अभी फोकस होना चाहिए कि जो 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस के बाद इकट्ठा करके हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है, पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करें, बाद में दूसरों के वॉरफेयर में सपोर्ट करें ना करें, दूर रहें, न्यूट्रल रहें, वो बाद में सोचेंगे। उनका ये कहना था। और उसी समय में इस टाइप का कहना काफ़ी जस्टिफाइड था। मगर जब भी कोई देश का समय गुजरता है, उसका पावर, उसका प्रोफाइल, उसका इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ता है, उनका नेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उनका एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बढ़ता है। तो 1898 से जब स्पेनिश अमेरिकन शुरू हुआ, वो था लेट 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में जो लड़ाई हुई थी, जो जिसकी जिक्र आपने किया है, काफ़ी समय गुजर चुका था। इन बिटवीन क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लेना चाहिए जी। 13 डिफरेंट कॉलोनीज, उनका लोकेशन क्या था? अभी जो अमेरिका है उसका ईस्टर्न सी बोर्ड में अबाउट 1000 किलोमीटर अप एंड डाउन था, और उसके उस तरफ एपलेशन माउंटेन था जी। तो वो छोटा सा देश था। वो छोटा सा देश जिस तरह से अपना एक्सपैंड किया कर करके अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक चला गया, वो क्या था? वो तो एम्पायर बिल्डिंग ही था। शुरू में पैदा होते ही एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गया। वो एम्पायर बिल्डिंग हुआ कैसे? अमेरिका में बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स थे, उनको इंडियन ट्राइब्स कहते थे, बट अलग अलग किस्म के थे। अमेरिका ने डिप्लोमेसी के साथ, झूठ मूठ बोल के, धोखा दे के, पैसा दे के, धीरे धीरे लड़ाई भी करके एक्सपांसन किया। उनका जो डॉक्ट्रिन था वो था मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब बन चुका था, उसका डेस्टिनी ये कहता है कि ये एक्सपैंड करेगा, राइट। तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा अमेरिका बना लिया, कब्जा कर लिया। और जैसे मैंने बताया, उसमें वॉर भी था, डिप्लोमेसी भी था, ब्राइबिंग भी था, धोखेबाज भी था। ऐसे ऐसे भी इतिहास में लिखा हुआ है कि कोई ट्राइबल चीफ को बुलाएंगे, रात को दारू पिला देंगे, सुबह होने से पहले साइन करवा लेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे ये तो हमारा टेरिटरी है। इस टाइप का था। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया 1823 में, एक जेम्स मनरो करके प्रेसिडेंट थे। उनका डॉक्ट्रिन काफ़ी फेमस है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें अपना एक कोलेटरल लगाया उसमें। हाँ, तो 1823 में क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कुछ देश अपना इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, और वहाँ स्पेनिश कॉलोनी भी था, वहाँ पोर्चुगीज़ कॉलोनी ब्राज़ील में भी था। उस टाइम में उन्होंने ये कहा था, जब अमेरिका का थोड़ा सा पावर हो गया 1823 में, उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ भी हो रहा है, कोई भी यूरोपियन देश का अधिकार नहीं है कि वहाँ इंटरफेयर करें, ये हमारा इलाका है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जब कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन खत्म हो गया, वो कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड जाके लैटिन अमेरिका के ऊपर नज़र डाला। उस टाइम अमेरिका का इतना पावर नहीं था, पर थियोरेटिकली ये बोल दिया कि डोंट इंटरफियर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद जब आप स्पेनिश अमेरिकन की वॉर की बात करते हैं, क्या हुआ? जैसे एवोल्यूशन हुआ, जब जो एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी हुआ, सिविल वॉर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एपिसोड है अमेरिकन हिस्ट्री में। क्यों?
क्योंकि सिविल वॉर जब छेड़ा, उस सिविल वॉर में जितने अमेरिकन दूसरे अमेरिकन को मारे, और टोटल कैजुअलिटी इज मच मोर देन ऑल द अमेरिकन डेथ इन ऑल द वॉर्स इन देयर हिस्ट्री एक्सेप्ट वियतनाम। सही। तो वो देश तो दो टुकड़ा होने जा रहा था, उनको बचा लिया। अब्राहम लिंकन को बोलते हैं कि वो तो स्लेवरी के खिलाफ थे, मतलब सारे लोग, एवरी इंडिविजुअल को कैसे फ्रीडम मिलना चाहते थे। नहीं, अब्राहम लिंकन ने इसलिए फाइट किया कि यूनियन को बचाए। स्लेवरी सेकेंडरी था, यूनियन को कैसे बचाए उनका ये अधिकार था। ये अमेरिकन सोच, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ, वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ता है। धीरे धीरे जब 1880s तक आ गए, अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गया, अमेरिकन कैपिटलिज्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे इंपीरियलिज्म में कैसे होता है, इंपीरियलिज्म जब कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, वो सरप्लस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो सोचते हैं, बाहर ढूंढते हैं मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करें। फिर रॉ मटेरियल्स बाहर ढूंढें, देश का बाद में देख लेंगे, पहले बाहर ढूंढो कहाँ कहाँ रॉ मटेरियल है, वही करते हैं, राइट। तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म ऑलमोस्ट तैयार था 1880s में। उस टाइम में अमेरिका का नेवल एक्सपेंशन हुआ, ज़बरदस्त नेवल शिप बिल्डिंग शुरू हो गया, राइट। अमेरिका ऐसा लग रहा था कि अमेरिका तैयार हो रहा है कैसे दूसरे देश में जाके अपना कॉलोनी बनाएगा। बट अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था। यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, इंपीरियल पावर्स बहुत पावरफुल थे, राइट, उस टाइम में। बट उनका जो लीडरशिप वो तैयार कर रहे थे। ऐसा है कि उस टाइम में बॉस्टन में एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ करता था, इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल, मोस्टली यूरोपियन अमेरिकन होते थे। उसी 1880s में एक म्यूजिक फेस्टिवल में, बॉस्टन म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने मिलिट्री म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया, अमेरिकन मिलिट्री म्यूजिक। उसको प्राइज मिला। ऐसा लगा कि बैंड बजने वाला है, अमेरिका बाहर जाके अपना कॉलोनी बनाने वाले हैं। बट उस टाइम में देखा कि कॉलोनी बनाए तो कैसे बनाए, तो वर्ल्ड मैप को देखा कि कौन कौन देश इंपीरियल पावर हैं, स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। अगर अमेरिका भी एक कॉलोनी बनाएगा, उस टाइम कॉलोनी वाज द करेंसी ऑफ पावर, जिसके पास कॉलोनी है वो पावरफुल है, तो हमें भी एक कॉलोनी चाहिए। उन्होंने देखा, स्टडी किया कि यार सबसे वीक इंपीरियल पावर कौन सा है। देखा कि स्पेन है। उन्होंने स्टडी किया कि स्पेन इज द वीकेस्ट लिंक इन द इंपीरियल ग्रुप ऑफ नेशंस। तो लड़ाई करनी है तो उनसे, उनके साथ करें, एकदम स्ट्रेटेजाइज्ड किया, राइट। तो फिर देखा कि क्यूबा में, जो कि स्पेनिश कॉलोनी था, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। उनको जस्टिफाई करना है, ओपनली जाके कॉलोनी नहीं बनाना, मोरल जस्टिफिकेशन देना है एक्सपांशनिज्म का। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा क्यूबा में ये हो रहा है। फिर देखा कि स्पेन का कॉलोनी फिलीपींस में है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना को अपना अपना टुकड़ा टुकड़ा बना रहे हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि चाइना में अमेरिका एक ओपन डोर नोट भेजा सबको कि चाइना शुड बी फ्री फॉर ऑल टू डू बिजनेस एंड ट्रेड। पर उस टाइम बाकी दूसरे पावर इतने पावरफुल थे कि अमेरिका का जो ओपन डोर नोट था उसको तो डस्टबिन डाल दिया, चल हटो यहीं से करके। बट अगर अपना अधिकार, कोट अनकोट अधिकार को उसको आगे बढ़ाना है तो उनको मिलिट्री पावर बनना पड़ेगा। तो एशिया पैसिफिक, अभी आजकल इंडो पैसिफिक एरिया में भी उनका मिलिट्री फुटहोल्ड हो जाए तो क्यों ना करें। फिर स्ट्रेटेजाइज करके उन्होंने स्पेन को एक वार्निंग दिया कि क्यूबा इज सीकिंग इंडिपेंडेंस, आपको क्यूबा छोड़ के जाना पड़ेगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्यूबा 89 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा है। तो उनको एक अल्टीमेटम दिया स्पेन को। स्पेन का बेचारा राजा ऐसा तो दुर्बल ही था, उन्होंने मान लिया। अगर वो मान लिया तो इनका पूरा स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अमेरिका में अनाउंस कर दिया कि स्पेन इज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल इन क्यूबा एंड वी हैव टू प्रोवाइड फ्रीडम टू क्यूबा, यू हैव टू लिबरेट क्यूबा, वी हैव टू लिबरेट अदर्स। इतना बढ़िया अमेरिकन हिस्ट्री में है, जब इराक में भी आए थे 2003 में, वी हैव टू लिबरेट इराकीस, हाँ राइट, लाइक दैट। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। उस टाइम एक नेवल एडमिरल थे जनरल डीवी। और डीवी देखे कि स्पेन को हराना है
तो हमें तो मेन टारगेट है फिलीपींस को कब्जा करना है, और वहाँ इनका ज़्यादा पावरफुल नेवी कुछ नहीं है। तो डी स्टार्टेड सेलिंग। एक सेकंड, स्पेन फिलीपींस में भी? स्पेन वॉज द कॉलोनियल पावर इन फिलीपींस फॉर 300 ईयर्स, राइट। इतना बढ़िया स्टोरी है वो। फिर उन्होंने धीरे धीरे फिलीपींस की तरफ गए। जब वार डिक्लेयर किया अमेरिकन कांग्रेस में, द फर्स्ट शॉट वाज नॉट फायर्ड इन क्यूबा, इट वाज फायर्ड इन मनीला बे। इसका मतलब क्या है कि मेन टारगेट है मनीला। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर्स इन हिस्ट्री 7 दिन में खत्म हो गया। स्पेन हार गया। तो स्पेन हार गया, उसका भी एक कारण है, वहाँ भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। अच्छा। वहाँ जैसे हमारा गांधी है, वहाँ एक एगिनाल्डो हुआ करते थे। एगिनाल्डो के साथ अमेरिकन ने समझौता किया, वी हैव कम टू लिबरेट यू, सपोर्ट अस। जब युद्ध खत्म हो जाएगा आप फिलीपींस रखिए, हम चले जाएंगे, वी आर द लिबरेटर। अच्छा। बट जब वार खत्म हो गया 7 दिन के बाद, उन्होंने गए नहीं। एगिनाल्डो डिमांड किया, आप जाओ यहीं से। जब उन्होंने नहीं गए, क्योंकि उनका गोल ही अलग था। सही बात है। फिलिपिनोस ने लड़ाई करना शुरू कर दिया, एंड दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन फिलीपींस कंटिन्यूड फॉर 7 years। फिर जाकर उनको कब्जा कर पाए और उसको अपना कंट्रोल में ले आए। जब फिलीपींस एक कॉलोनी बन गया, फिर अमेरिका में डिबेट हुआ, ये फिलीपींस का करें क्या। हम तो वी बिलीव इन लिबरेशन, फ्रीडम, वी डोंट बिलीव इन कॉलोनीज, क्या करें। डिबेट हुआ अमेरिका में, टू बी एन इम्पीरियलिस्ट और नॉट टू बी एन इम्पीरियलिस्ट। वो डिबेट में कुछ लोग बोले कि ये कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो कुछ लोग बोले कि फिलीपींस को 51st स्टेट बना दो। नहीं 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 नहीं, ये तो एनेक्सेशन हो जाएगा, इम्पीरियलिज्म हो जाएगा, हम कैसे कैसे करें इसको। फिलीपींस को आज़ाद दे दो। आज़ादी दे दें, अगर आज़ादी दे दें, स्पेन चला गया, हार गया, तो जापानी जाके कंट्रोल कर लेंगे, जब जापान नहीं करेगा तो जर्मनी कर लेगा, ये तो गलत होगा। फिर उन्होंने एक मोरल हाई ग्राउंड है ना, वो लेके बोले कि फिलीपींस के लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता, वो खुद को रूल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अनपढ़ गंवार हैं उधर, तो वी हैव टू गो एंड सिविलाइज देम एंड देन क्रिश्चियनाइज देम। व्हाइट मैन्स बर्डन। कैसे क्रिश्चियनाइज करेंगे वो भी देखिए। इट वाज मैकिनली हु वाज द प्रेसिडेंट जी। ही वॉज टॉकिंग टू ए ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, और उन्होंने कैसे ड्रामाटाइज की तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं फिलीपींस को कॉलोनी बनाने के लिए। उन्होंने बोला, जेंटलमैन, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ फिलीपींस के साथ क्या करूँ। ये फेल ऑन माई लैप लाइक ए राइप एप्पल। अच्छा। इसको क्या करूँ मैं, रखूँ, फेंक दूँ, क्या करूँ। लास्ट नाइट मैं डेस्परेट हो गया, रात के 12 बजे आगे पीछे चला। Then I knelt down, looked up and said, "Oh Jesus, help me. What am I going to do with this goddamn Philippines?" Then came the light. ये recorded history है। Then came the light. And I was told, go and civilize them and Christianize them. जो भी मैकिनले का स्पीच लिखा या मैकिनले ने खुद बताया, उसको ये मालूम नहीं था कि फिलीपींस में 300 साल से क्रिश्चियनी था। रिसर्च कमजोर रह गई। सेल्फ सर्विंग जस्टिफिकेशन देके उसको कब्जा करके फिर अनाउंस कर दिया कि अमेरिका हैज बिकम ए मेजर पावर इन द वर्ल्ड। नॉट ए ग्रेट पावर, नॉट ए सुपर पावर, वन ऑफ द मेजर पावर्स। हमारे पास भी कॉलोनी है भाई, राइट। फिर उसके बाद लोगों को खुश करने के लिए जनरल ड्यूई के नाम पे टी शर्ट बना, हैट बना, यू नो, लोग खुश हो गए, अमेरिका इज नाउ ए मेजर पावर। दिस इज हाउ द यूएस emerged as quote unquote a major power in the world. एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया बताया आपने। यही मेरा सवाल था कि शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ से होती है, और वो एक मॉरल हाई ग्राउंड भी लेता है शुरू से ही, क्योंकि उसे ये भी दिखाना है कि वो कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं जो ब्रिटेन जैसा है या फ्रांस जैसा। वो तो एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक तो वो खुद आज़ाद हुआ है और वहाँ इंसान की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। और हम किसी को, जैसे हिंदुस्तान के ऊपर 47 के बाद ये दबाव था कंधों पर कि भाई हम किसी को कॉलोनी नहीं बना सकते क्योंकि हम खुद लड़के आज़ाद हुए हैं। तो ऐसा ही आप कह रहे हैं, अमेरिका के ऊपर भी एक नैतिक दबाव था कि वो करना तो वही चाहता था जो उसके साथ हुआ, लेकिन वो ये इस भाषा में नहीं कर सकता था जिस भाषा में उसके साथ होता रहा। एग्जैक्टली। एक तो भाषा है और दूसरी चीज़ है रियलिटी। जी, मैं आपको ये बता दूं, जॉर्ज वॉशिंगटन एक स्लेव ओनर थे। थॉमस जेफरसन जब फ्रांस गए थे एम्बेसडर बन के, उनके साथ कुछ स्लेव को लेके गए थे।
जब वापस आए एक स्लेव ने बताया कि यू आर गोइंग बैक टू अमेरिका, प्लीज लिव मी हियर, आई वांट टू बी लिबरेटेड मैन। फिर थॉमस जेफरसन बोला, यू आर सच ए गुड कुक, आई विल मिस यू। नो नो, चलो उसको ले आए। सो एक तो है मोरल हाई ग्राउंड फॉर पब्लिक पोस्चरिंग एंड रियलिटी। तो ये विरोधाभास जो है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, वो शुरू से अमेरिका में रहा है, उसके इतिहास में रहा है। अच्छा सर, मैं पढ़ रहा था मैकिनले, इसकी आप बात कर रहे थे, जिसने जीसस से बात की, उसकी हत्या हो गई थी फिर 1901 में। और फिर आए रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट ने 1901 से 1909 तक शासन किया। मैकिनले की हत्या का कोई लेना देना किसी चीज़ से, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट्स की हत्या को लेकर और मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ कि बहुत रिसर्च होती है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, फिल्म बनती हैं, और अब्राहम लिंकन भी ऐसे ही गए, मैकिनले ऐसे चले गए, बाद में भी ऐसा होता रहा। मैकिनले की हत्या पर कुछ है, क्या हुआ था? वो इतना डिटेल में तो मैं कभी रिसर्च नहीं किया, बट अमेरिका में जितने भी हत्या हुई है, पर्टिकुलरली असैसिनेशन, वो सारे एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। और लोग प्रोफेसर लोग, हिस्टोरियन रिसर्च करते रहते हैं, उसका फाइनल वर्डिक्ट कभी आता ही नहीं। जितने भी देखिए उनका जितने भी असैसिनेशन है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिकन रोल इन असैसिनेशन अब्रॉड, सब एक मिस्ट्री हुआ है। नेक्स्ट डोर पाकिस्तान में देखिए, जब लियाकत अली खां का ये असैसिनेशन हुआ, जो आदमी सामने बैठा था वो आन के शूट कर दिया, और शूट करने के इमीडिएटली आफ्टर दैट और एक पुलिस ऑफिसर इसको शूट कर दिया। आज तक किसको मालूम नहीं है। मोसादेक का हुआ था ईरान में 1953 में, जियाउल हक का हुआ था। देन आपका इवन कैनेडी का देखिए, आज तक ये खुलासा नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मोटिवेशन क्या हुआ। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, जब मैकिनले गए और थियोडोर रूजवेल्ट आए, थियोडोर रूजवेल्ट तो एक बॉक्सर थे, एंड थियोडोर रूजवेल्ट वाज an openly self-declared expansionist थे. He said, I can't imagine how can any American be at all an expansionist. उनका ये स्टेटमेंट था. And he also naval man, you know. So during his time वो एक रूजवेल्ट करोलरी होता है. इस तरफ तो स्पेनिश अमेरिकन वार हो गया, कॉलोनी बन गया फिलीपींस, फिर लैटिन अमेरिका में और डॉलर डिप्लोमेसी थ्रू में, और वहाँ नॉट वंस मल्टीपल टाइम्स रेजिम चेंज करते करते, कभी असैसिनेशन, कभी रिमूवल, कभी मिलिट्री को सपोर्ट करके जो हुआ, अमेरिकन इंटरवेंशन जो कंटिन्यू किया, उसमें रूजवेल्ट का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला जब कुछ किए ही नहीं थे, तब मिल गया। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 1898 से इसकी शुरुआत हो जाती है कि अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर उभरने लगता है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि रूजवेल्ट के बाद फिर विलियम हावर्ड टफ्ट आते हैं, और धीरे 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 अमेरिका अब युद्धों में ज़्यादा शामिल होने लगा है। क्या हुआ इसके बाद, कि मैं समझना चाह रहा हूँ 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, तब तक अमेरिका क्या कर रहा था स्पेनिश वॉर के बाद? देखिए, स्पेनिश वॉर के बाद अमेरिकन जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, मोस्टली इट वाज कन्फाइंड टू लैटिन अमेरिका। अच्छा, ठीक है। एंड दे वर गेटिंग इन्वॉल्व हियर देयर, छोटा मोटा। अच्छा, पड़ोस में कर रहा है। हाँ, एंड दे वर नॉट ए वेरी पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम। ब्रिटेन, फ्रांस वर वेरी वेरी पावरफुल, एंड दे वर जस्ट बिल्डिंग अप देयर इकोनॉमी। वो भी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। एंड देन जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, बाय दैट टाइम अमेरिका का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 टाइम में जिस तरह से जर्मनी एक पावरफुल कंट्री होकर उभर आया, और जर्मनी का जो पॉलिसी था, उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, वो अमेरिकन आइडियल्स के खिलाफ था। वन ऑफ द रीजन्स अमेरिका वुड जॉइन वर्ल्ड वॉर 2 एंड सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इज टू कोट एंड कोट प्रोटेक्ट अमेरिकन आइडियलिज्म एंड वैल्यूज। बट इसमें और एक देखिए, स्पेनिश अमेरिकन वॉर में उन्होंने एक इंजीनियर करके ज़बरदस्ती लड़ाई करके कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चालाकी से एक न्यूट्रलिटी मेंटेन किया। अमेरिका डिड नॉट वांट टू जॉइन द वॉर। उस टाइम तो पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 2 टाइम में तो सेनेट में जब डिबेट हो रहा था, कोई सेनेटर ऐसे बोला था, इफ़ द रशियंस एंड द जर्मन्स आर किलिंग ईच अदर, लेट देम किल ईच अदर, बाद में देख लेंगे। उस टाइप का था स्टेटमेंट सेनेट में। तो अमेरिका डिड नॉट जॉइन द वॉर एट दैट टाइम। बट लेटर जब देखा कि द टाइम हैज कम वेयर द यूरोपियन कंट्रीज विल अपील टू अमेरिका, अच्छा प्लीज कम एंड हेल्प अस, दिस इज प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, फ्रीडम, व्हाटएवर, अमेरिका ज्वाइन किया। एंड वर्ल्ड वॉर 1 टाइम में उनका इकोनॉमी इतना
बढ़ गया एंड लॉट ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्शन, वार टाइम में तो इकोनॉमी बढ़ता है ना, लॉट ऑफ डिमांड फॉर फूड एंड यूनिफॉर्म एंड एम्यूनिशन एंड आर्म्स, तो अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले अमेरिकन हिस्ट्री में उसको बोलते हैं रोरिंग 20s। 1920s में क्या हुआ, जितने भी आप मॉडर्न एम्यूनिटीज़ देख रहे हैं हाउस होल्ड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन टू प्रेस योर क्लोथ्स, देन इलेक्ट्रिक स्टोव, ऑल दोज एम्यूनिटीज अमेरिका में बहुत हो गया। और अमेरिकन इकोनॉमी इतना आगे बढ़ गया कि लोग इतने खुश हो गए कि वो सोच रहे थे कि as if time has come to a standstill now. We have become a very rich country in the world. Our economy is doing very well. That kind of था. Then comes the Great Depression. 1929. Before World War II. जी. वो Great Depression भी ऐसे हिट किया अमेरिका को कि even the billionaires were seen selling apples on the roadside. बिक रहे थे. ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए उसमें क्या होता है कि क्यों हुआ ऐसे, राइट? इसका काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि ये जो मार्जिन बाइंग इन द स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक मार्केट क्या होता है, सपोज स्टॉक इज गोइंग अप एंड अप, देन मैं सपोज एक इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या करूँगा, उधार लेके इन्वेस्ट करूँगा। नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग द मार्जिन होता है, स्टॉक मार्केट का खेल में ऊपर 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 जाता है, देन एक टाइम आता है जिसमें आपको गिरना ही होता है। बिल्कुल। जब गिरते हैं एक साथ जितने भी इन्वेस्टर हैं सब बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, राइट? और उसी टाइम में जब अमेरिकन इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल, उसमें उसका नेगेटिव ये था कि दोज हु हैड द मनी दे वर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, और जो गरीब आदमी थे, जो लेबरर थे, जो उनका जो वेजेस था, वेजेस उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, उस अनुपात में बढ़ नहीं रहे थे, बिल्कुल बढ़ नहीं रहे जी। तो एक विदिन अमेरिकन इकोनॉमी एक काइंड ऑफ पोलराइजेशन भी हो रहा था। अच्छा, राइट। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट एट द टाइम इतना अच्छा हो रहा था कि जब स्टॉक मार्केट गिर गया, शुरू हो गया, जैसे सब प्राइम प्रॉब्लम भी उसी टाइप का था। सब प्राइम में क्या होता है, आप खरीदते हो, एक फ्लैट खरीदते हो, वो जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डिंग बना देंगे, और उसके बाद बैंक्स क्या करते हैं, ये मार्जिन में लोन देते हैं। जब मार्जिन में लोन देते हैं तो इस तरह से वो मार्केट आगे बढ़ता है कि सपोज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, और वो यूनियन बैंक है, मेरे पास इतना मॉर्गेज आ गया कि इसको भी मैं अपना मार्जिन बना के उनको बेच दिया, तुम बेचो भाई दूसरों को। इस टाइप का थिन हो जाता है जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, बट एक टाइम हाँ, जब टाइम आता है करेक्शन के लिए, डाउन होता है, पूरा डाउन होता है। तो उसी टाइम में अमेरिकन इकोनॉमी जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, इट हैड स्पिल ओवर इफेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। एक ही देश था बच गया था, वो था फॉर्मर सोवियत यूनियन। अच्छा। क्योंकि वो कैपिटलिस्ट मोड नहीं था, कम्युनिस्ट थे, उसको छोड़ के बाकी सारे देश में ये गड़बड़ हो गया पूरा। डिप्रेशन की मार, डिप्रेशन जबरदस्त डिप्रेशन हुआ। अमेरिकन लोग ने राइट लाइन में खड़े होते थे, फूड स्टैम्प के लिए, भिखारी जैसे, इवन बिलियनियर्स भी काफ़ी गरीब हो गए थे। काफ़ी दर्द भरी कहानी है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने कोट एंड कोट सोशलिस्ट पॉलिसी कुछ अडॉप्ट करके उनको बचाया। हाँ, सोशल सिक्योरिटी वगैरह तभी अपनाई है। तब अपनाई। उसके पहले तो वो पूंजीवाद के शेर पे सवार होकर दौड़ ही रहे थे, और जब वो गिरना शुरू हुआ, उस शेर की पीठ से वो नीचे गिरे, फिर उन्हें समझ में आया कि थोड़ा बहुत समाजवादी तो हमें भी होना पड़ेगा। पर जबकि आप बात कह रहे हैं, तब 1933 आ चुका है। 1929 से 1933 के बीच में ये सारी कहानी चल रही है। 33 आते आते हिटलर का प्रादुर्भाव हो चुका है। हिटलर सत्ता में है, खुलकर सत्ता में है। दुनिया कैसी थी 1933 में, और अमेरिका कैसा था? अमीर था, मैं समझ गया, और फिर मंदी आई तो थोड़ा सा झटका लगा। संभला कैसे? क्योंकि मैं रोक कर बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक इसी वक्त जर्मनी बहुत तरक्की कर रहा है हिटलर के नेतृत्व में। देखिए, जर्मनी तरक्की कर रहा है। अब अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा तो था, इतना भी अच्छा नहीं था। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हर जगह हाहाकार मच गई थी उधर। ये वार की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बच गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता, अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव करता नहीं करता कहना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वार टाइम में हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है,
और अमेरिका में सामर्थ्य इतना बढ़ गया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, यूरोपियन कंट्री जो अलाइड कंट्रीज थे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे। लैंड लीज एग्रीमेंट साइन हो रहा था और जितने भी वेपन्स, एम्यूनिशन, एयरक्राफ्ट आ गया था, ये सारे अमेरिका में बन के वो बेच रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अगर वो नहीं होता तो शायद ग्रेट डिप्रेशन कंटिन्यू करता। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन वर्ल्ड वॉर टू में भी अमेरिका डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया। वो हमेशा ये सोचता था कि इफ द यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग देमसेल्व्स, लेट देम फाइट। कौन वीक बनेगा? वो वीक बनेंगे, हम तो दूर हैं, अटलांटिक महासागर है, तो वो करते थे। बट जब प्रोवोकेशन आ गया जापान की तरफ से, पर्ल हार्बर हो गया, उनको बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन मिल गया, दे इंटरवेन इन द वॉर। बोथ वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद आउटकम बदल गया और अमेरिका का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतना बढ़ा था कि जब लीग ऑफ नेशंस नेगोशिएशन हो रहा था, इट वाज वुडरो विल्सन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, हु गेव लॉट ऑफ हिज अटेंशन और लीडरशिप दे रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वहाँ नेगोशिएट करके अमेरिका के हिसाब से बना दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लीग ऑफ नेशंस, जब वापस आए, उनका अपना सेनेट ही उसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत कोशिश किया उन्होंने, वो एवरी स्टेट ही विजिटेड, भाषण दिया, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कोशिश किया कि सेनेट ने जो रिजेक्ट कर रहा है ये अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए, लीग ऑफ नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट फर्दर वॉर। बट वो अल्टीमेटली ही डाइड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वो नहीं हो पाया। बट वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुआ, पूरा डायरेक्शन बदल गया। वर्ल्ड वॉर 2 में तो अमेरिका जीतेगा इसका इतना कन्विक्शन हो गया था। 1943 में व्हेन द गन्स वर बार्किंग एंड बॉम्ब्स वर एक्सप्लोडिंग, दैट टाइम फेडरल डेलानो रूजवेल्ट ने ऑलरेडी स्टेट डिपार्टमेंट बॉयज़ को बोल दिया था कि पोस्ट वॉर सिचुएशन में अमेरिका क्या क्या करेगा, पेपर बनाओ। अच्छा, 1943 में तय कर लिया था? क्या तय कर लिया था स्टेट डिपार्टमेंट ने, पर्सपेक्टिव प्लानिंग सबको बुला के बोला, पोस्ट वॉर स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, सोचो और लिखो। मैं सर ये पढ़ रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, अमेरिका ने बम गिरा दिया, उस पर आऊँगा। हालांकि बम गिराने के बाद अमेरिका ने ही तय किया कि वर्ल्ड बैंक बनेगा, IMF बनेगा। उसके बाद फिर उसने यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना की। तो एक तरह से उसने आर्थिक दबदबा भी सुनिश्चित कर लिया अपना दुनिया पर, और पॉलिटिकल भी कर लिया यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर लेके बैठ गया। आप बता ही रहे हैं कि तो रूजवेल्ट वगैरह के दिमाग की उपज थी, उन्हें पता था कि युद्ध के बाद की दुनिया में क्या होगा और हमें क्या करना है। लीग ऑफ नेशंस के मामले में कहाँ क्या गलत हो गया कि वुडरो विल्सन अमेरिकन्स को कन्विंस नहीं कर पाए? वो भी तो यही करना चाह रहे होंगे। उसमें क्या है, लीग ऑफ नेशंस का जो गोल था टू प्रिवेंट फर्दर वॉर, तो अमेरिकन सेनेट में जब डिबेट हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन सेनेट का रेटिफिकेशन के बाद वो कोई एग्रीमेंट आप साइन नहीं कर सकते, तो उनका ये कहना था कि ऑटोमेटिकली अमेरिका विल बी ड्रैग्ड इनटू वॉर इन यूरोप, जो कि हम नहीं चाहते। हम तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कब वॉर में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है, हमें छोड़ दो, लीव अस अलोन। अच्छा, तो उनका ये आर्गुमेंट था कि जब भी कहीं कुछ घटनाएं घट रही हैं, क्या होगा तब देखा जाएगा। एंड लीग ऑफ नेशंस एक बार आपने डॉटेड लाइन में साइन कर दिया, मींस विल बी ऑटोमेटिकली ड्रैग्ड इनटू वॉर। समझ गया। उनका ये कहना था कि ऐसे कि संगठन में आप साइन करके पहले से क्यों बैठे हो, कि कभी कोई झगड़ा होगा तो आपको जाना ही पड़े, जब होगा तब हम देखेंगे। लेकिन UN तक की कहानी आते आते 1945 तक ये दलील फिर नहीं चली। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका क्यों घुसा? बेसिकली लोग कहते हैं पर्ल हार्बर की वजह से घुसा, लेकिन क्या वो घुसना चाहता था? वो वेट करना चाहते थे। देखिए, ये कोई भी स्ट्रेटेजिक थिंकर है कहीं ना, इंक्लूडिंग इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी, कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं जानबूझ के अटैक कर रहा हूँ, इन्वेट कर रहा हूँ, लड़ाई छेड़ रहा हूँ। हमेशा चाहते हैं कि सर्कमस्टांसेस ने ऐसा क्रिएट किया कि दूसरों को मदद करने के लिए हम जाके लड़ाई कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वही हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ तो बिल्कुल, जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे, जर्मनी का जिस तरह से ब्लिट्जक्रिग करके एक्सपैंड कर रहे थे, वो तो उनका इकोनॉमी भी ख़त्म हो गया था और मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी नहीं था। उन्होंने अमेरिका के ऊपर फुली डिपेंडेंट थे। ये एक कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशंस की तरह नहीं बना,
अमेरिका खुद लीडरशिप रोल दे के ऐसा बनाया कि अमेरिका विल पार्टिसिपेट इन प्रिवेंटिंग एनी फर्दर वॉर इन द फ्यूचर करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ उसमें अमेरिका का रोल क्यों ज़्यादा हो गया, और इवन यूएन में, कारण ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया 1945 में, ग्लोबल जीडीपी जितना था उसका 50% ओनली अमेरिका का था। कैन यू बिलीव, पूरा ग्लोबल का 50% अमेरिका का था। अच्छा, बम गिरा दिए थे जापान में, तो अमेरिका के पास एक न्यूक्लियर मोनोपोली था। बिल्कुल। बाकी 1-2 देश इंक्लूडिंग रशिया, जर्मनी, आपका फ्रांस, ब्रिटेन सब कोशिश कर रहे थे, बट सक्सेसफुल तो अमेरिका हो गया। अमेरिका हुआ, पहला देश वही था। जब ये नंबर 1 है कि इकोनॉमिकली नंबर 1, बिल्कुल, एंड मिलिट्री नंबर 1, जो पॉलिटिकल शेप बनाएगा अमेरिका विल बी द रियल दादा देयर, will do whatever they will try to make in world after American image। वही कोशिश किया था, और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ तब बना था। तो 45 साल के अंदर अंदर अमेरिका वन ऑफ द मेजर पावर से अकेली जो है सुपर पावर बन गया। इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने भी 4 साल बाद जाकर एटम बम बनाया। Correct. उसके पहले सिर्फ अमेरिका एंजॉय कर रहा था। करेक्ट। मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि पहले तो वो केवल कार बना रहे थे, रेफ्रिजरेटर्स बना रहे थे, लेकिन जब एलाइड पावर ने उनसे मदद मांगी कि भाई हमें आप हथियार देते रहिए फटाफट, क्योंकि जर्मनी आगे बढ़ता आ रहा है, तो उन्होंने इतनी तेज काम किया, और महिलाएं बड़ी संख्या में, इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था 43 में 32% सिविलियन जॉब्स में महिलाएं शामिल थी। जो बेरोजगारी चली आ रही थी अमेरिका की, वो रातों रात खत्म हो गई। और इतनी तेज, मतलब 3 लाख एयरक्राफ्ट, 86,000 टैंक, 2.5 मिलियन ट्रक, 6500 नेवल वेसल्स, इतनी तेज सब कुछ बनता चला गया कि अमेरिका खुद हैरान था कि ये कैसे हुआ। और जब पैसे नहीं थे मित्र राष्ट्र के पास देने के, तो फिर ये संधि हुई जो आप अभी बता रहे थे कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो भी हम हथियार देंगे, आप आगे दे देना। तो उन्होंने ना केवल तब बिजनेस किया, बल्कि ये भी तय किया कि ये जो लोग लड़ रहे हैं चाहे जीत भी जाए तो भी हमारे कर्जे में रहे। खाली कर्जे नहीं, वो जो लैंड लीज का क्या मतलब है, ये लैंड हमारा है, तो हम उधार दे रहे हैं, तो पैसा नहीं दे रहे हो, वो हमारा बेस बनेगा। जो अमेरिका अटलांटिक महासागर के उस तरफ था जी, वर्ल्ड वॉर 2 में आके यूरोप का हार्टलैंड में अपना मिलिट्री बेसिस बना दिया, और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को भी वहाँ रखा, अब तक हैं वो, राइट। अच्छा, इकोनॉमिकली इतना डेवास्टेटेड थे सारे यूरोपियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से उनको अपना एम्पायर भी खोना पड़ा। तो उस टाइम ने अमेरिका ने एक मार्शल प्लान अनाउंस किया। जी हाँ। वो मार्शल प्लान का मतलब ये है कि आप इतना पैसा लो और आपका यूरोप को री इंडस्ट्रियलाइज करो। तो हम क्लास में भी ये पढ़ाते हैं कि व्हाई यूरोप, एशिया में क्यों नहीं दिया, अफ्रीका में क्यों नहीं दिया। सही बात है। तो अमेरिका को जो प्रायोरिटी था फॉरेन पॉलिसी में, यूरोप का नंबर 1 था, क्योंकि एनी कंट्री व्हिच कैन कंट्रोल यूरोप विल कंट्रोल द वर्ल्ड। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड का हार्टलैंड तो यूरोप था ना, उनके ऊपर कब्जा है तो दुनिया के ऊपर कब्जा है। तो उन्होंने प्रायोरिटी दिया यूरोप को, और थ्रू मार्शल प्लान उनका इकोनॉमी को ऐसे डिपेंडेंट बना दिया, वही था अमेरिकन इकोनॉमी। और उनको ये समझाया कि तुम अगर एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो सोवियत यूनियन का जो कम्युनिज्म है वो तो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, ईस्टर्न यूरोप पे तो छा गए हैं, अभी वेस्ट में भी आ जाएंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने यूरोपियन इंटीग्रेशन मूवमेंट शुरू किया था थ्रू मार्शल प्लान, जो कि बाद में यूरोपियन यूनियन बना। हाँ, पर सर उससे भी बहुत पहले ये ब्रेटन वुड्स जो हुआ है एग्रीमेंट, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिसने तय कर दिया कि डॉलर चलेगा अब। तो एक्चुअली ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब बनाए गए थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। एक है वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन देता है फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल पर्पसेस, सारे देश को देता है। आईएमएफ में फॉरेन एक्सचेंज को लेके होता है। उस टाइम में अमेरिकन डॉलर गोल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना। जितने भी गोल्ड उनका इट इज पैक्ड टू द अमेरिकन डॉलर, और जितने भी करेंसी थे वो करेंसी भी ओनली डॉलर के साथ ही उनका कन्वर्सन होगा, वो था। तो उसी वजह से अमेरिका ने क्या किया, अपना डॉलर को
इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इतना पावरफुल कर दिया कि डॉलर का मूवमेंट के हिसाब से दे कैन कंट्रोल अदर कंट्रीज इकोनॉमी। अभी देखिए, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अभी ऑयल प्राइस देखिए, $1 अगर ज़्यादा होता है वो तो हमारे लिए 90 रुपीज़ है इंडिया। सही बात है, राइट। अच्छा, जितने भी ट्रांजैक्शन होगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करे, कुछ खरीदेगा नहीं खरीदेगा, सब डॉलर पे डिपेंड करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका तो डॉलर प्रिंट करता है और कोई नहीं कर पाएगा। सही बात है। तो जब चाहे प्रिंट कर दो, जब चाहे छोड़ दो, रोक लो। तो अभी अमेरिका इज द नंबर 1 डेटर नेशन इन द वर्ल्ड, $40 ट्रिलियन। कैसे मैनेज कर रहे हैं? 120% ऑफ द जीडीपी उनका डेट में है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डॉलर, पावर ऑफ डॉलर। तो वो जब वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उस टाइम एक नेगोशिएशन हुआ गैट का, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स, कि किस तरह से टैरिफ लगाए गए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रेड कैसे होगा, कैसे फैसिलिटेट करें। तो होल आइडिया वाज कंट्रीज अगर ट्रेड करेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक विन विन सिचुएशन होगा, इकोनॉमिक विन विन सिचुएशन, ऐसा करके आइडिया था। बट डोमिनेशन ऑफ डॉलर तो रहा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले पहले अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया कि दुनिया का अब जो व्यापार है वो डॉलर से चलना शुरू हो जाए, और सारी वर्ल्ड पावर्स ने इसको मान भी लिया, क्योंकि उनकी हालत इतनी खस्ता थी कि उनके सामने कुछ चारा भी नहीं था। वही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक जंग शुरू होती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। एक तरफ सोवियत यूनियन है जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यूरोप के देश कमज़ोर हो चुके हैं और वहाँ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, इस बात का पूरा डर और गुंजाइश है कि वो कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका है जो पूंजीवाद का चैंपियन है, उसको इस बात का डर है कि सोवियत संघ की तरफ झुकाव ना हो जाए यूरोपियन देशों का, तो अपनी जेब से भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। क्या ये उसी तरह का डेट ट्रैप था जैसा आज हम चीन का देखते हैं? चीन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था? कोल्ड वॉर में 2 आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, राइट, उन्होंने कम्पीट कर रहे थे। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट पैटर्न। ध्यान से अगर कोई अध्ययन करे ना, अमेरिकन कैपिटलिज्म इज नॉट 100% कैपिटलिज्म, सोवियत कम्युनिज्म वाज नॉट 100% कम्युनिज्म। इन रियल वर्ल्ड में एक रियलिस्ट हूँ, एक रियल वर्ल्ड में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका कम्पीट कर रहे थे, ये कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के लिए नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे अपना शक्ति के लिए, अपना प्रभाव के लिए। इट वाज ए कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रियलिटी। उसका 1-2 उदाहरण दूंगा। देखिए, अगर कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी के साथ होता है, लिबरल डेमोक्रेसी, कमर्शियल कैपिटलिज्म, तो जितने भी वर्ल्ड का डिक्टेटर्स थे वो कैसे दोस्त बन गए अमेरिका का? सही बात है। चंदू वन ऑफ साउथ कोरिया, देन मैनुएल एंटोनियो नोरिएगा पनामा, देन अलियांदे और चिली, देन जियाउल हक पाकिस्तान। वाशिंगटन्स कनेक्शन विथ थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर्स कैसे बना अगर डेमोक्रेसी प्रमोशन उनका गोल था तो? लाइकवाइज सोवियत यूनियन भी वही करा। कम्युनिज्म के नाम पे अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो थोपा ईस्टर्न यूरोप में और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सो मच सो, एक ये उदाहरण तो सबको मालूम होना चाहिए। जब चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1 लाख अमेरिकन सोल्जर चाइना में जाकर लैंड किए थे टू प्रिवेंट माओ जेडुंग फ्रॉम विनिंग द वॉर। सोचिए, 1 लाख। जब देखा कि ये चियांग काई शेक जीतेगा नहीं, वो वार से बीच में से हटा दिए सारे सोल्जर को। दे पुट ऑल द ब्लेम ऑन चियांग काई शेक एंड देन वेंट बैक। उसी टाइम में, उसी दौरान, उसे थोड़ा सा पहले नेगोशिएट हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, स्टालिन और FDR एंड इवन आपका ट्रूमैन, कि जब वार ख़त्म हो जाएगा, चाइनीज सिविल वॉर हो रहा है, सोवियत यूनियन माओ जेडुंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ये कम्युनिस्ट वो कम्युनिस्ट, राइट। तो स्टालिन बोलता है तो मुझे क्या मिलेगा? बार्गेन में सोवियत कंट्रोल ओवर मैंचूरियन रेलवेज बहुत प्रॉफिटेबल, सोवियत कंट्रोल ओवर पोर्ट डारियन तुम्हारा रहेगा, ऐसा करके 3-4 उनको लॉलीपॉप ऑफर किया। सोवियत यूनियन मान गया,
and Stalin signed a treaty of friendship and cooperation with Chiang Kai-shek. तो इसमें कम्युनिज्म कैपिटलिज्म कहाँ आ गया? ये सिर्फ विचारधारा का नाम इसलिए लेते हैं उसको यूज ताकि करते बाकी हैं। लोग जब आपके साथ जुड़ें तो थोड़ा मॉरल हाई ग्राउंड हो एक कि हम तो विचार के लिए एक हो रहे हैं। कोई ये थोड़ी कह देगा कि मैं अमेरिका का पिछलग्गू बनने जा रहा हूँ या मैं सोवियत यूनियन का चेला बनूंगा। वो ये कह सकते हैं कि हम कम्युनिस्ट देश होना चाहते हैं, या कोई कहेगा कि भाई लोकतंत्र की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब अम्ब्रेला आइडियोलॉजी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट के लिए वही करते हैं। वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज को ये समझना चाहिए। और फिर इसी सिलसिले में नेटो बन गया, और इसी सिलसिले में सोवियत यूनियन ने भी फिर अपने यहाँ कुछ संगठन बनाए, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा। तो बताइए थोड़ा सा कि किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद कोरियन वॉर भी आता है। इसके बाद मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया में हर साल या दूसरे साल कुछ ना कुछ घटता चला जा रहा है, और जहाँ भी ढूंढता हूँ अमेरिका या सोवियत यूनियन मिलता ही मिलता है। देखिए क्या हुआ, नेटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जी, उसमें अमेरिका तो बिग ब्रदर बना, बाकी जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे वो सब मेंबर बन गए। अमेरिका सिक्योरिटी कमिटमेंट दिया, सब्सिडाइज द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, सोवियत इन्फ्लुएंस एक्चुअली, नॉट कम्युनिज्म, टू रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। वो था। तो सोवियत यूनियन अपना बनाया WTO, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के सारे मेंबर से बना दिया। एंड देन उन्होंने इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन दूसरे जगह भी कोशिश किया था, एशिया में भी कोशिश किया था, जो कि लास्ट में बना साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट एशिया में, सब बना। बट इसमें ध्यान ये देना चाहिए कि नेटो का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के हिसाब से अटैक ऑन वन विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज अटैक ऑन अदर्स, एंड सब एक साथ आके लड़ाई करेंगे। इनके सब सीटो एंड सेंटो एंड अदर्स अमेरिकन कमिटमेंट नहीं था। जब अगर कोई हमला होता है तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं दे शुड मूव ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल प्रोसेसेस। सही कर दिया, राइट। सो प्रायोरिटी दिया यूरोप को ही, इस तरफ नहीं दिया, एक्सेप्ट बायलैटरल जो था। अच्छा, तो कोरियन वॉर क्यों हुआ फिर? चाइना में अमेरिका कुछ नहीं कर पाए, वहाँ भी एक मार्शल मिशन था टू नेगोशिएट, वो नेगोशिएशन फेल हो गया। दे वांटेड टू मेक एन अरेंजमेंट जिसमें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, आई मीन नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फोर्स एक साथ मिलके एक समझौता की सरकार चलाओ, वो भी नहीं हो पाया। देन इन द मीन टाइम नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को अटैक करता है। उसी टाइम अमेरिका क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस पे जाता है। शुरू में यूनाइटेड नेशंस में मेजॉरिटी कंट्रीज अमेरिका के थंब के नीचे थे। सही है। डेवलपिंग कंट्रीज बाद में आए। सही बात है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन वीटो करेगा, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल से ये कोरियन अफेयर को जनरल असेंबली में लाके एक रेजोल्यूशन पास करा दिया, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन करके। अमेरिका ने बोला सपोर्ट करो, कम्युनिज्म इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, कोरिया को सपोर्ट करता है। अभी भी लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि कोरियन वॉर चला, कोरियन वॉर में यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हुआ नॉर्थ कोरियन एग्रेशन को रोकने के लिए। इन रियलिटी more than 70 to 80% of soldiers, I mean army, air force, navy was all American. In reality it was America's war. Flag was UN flag. But इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 साल लड़ाई करने के बाद अमेरिका कोरियन वॉर नहीं जीता, कोई भी नहीं जीता। सो मच सो दैट एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट तो कर दिए, पीस ट्रीटी साइन नहीं हो पाया आज तक। टेक्निकली देखेंगे तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आर एट वॉर। जब कोरियन वॉर क्यों अमेरिका क्यों हारा, इट्स बिकॉज ऑफ चाइना। वहाँ एक यालू रिवर है, यालू रिवर नॉर्थ कोरिया ये और चाइना का जो बॉर्डर में है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि माओ जेडुंग का फोर्सेस आके कोरियन वॉर में अमेरिका के साथ लड़ाई करे। बट देन उनका अपना पॉलिटिक्स के हिसाब से जब उन्होंने कंटिन्यू किया और 30th पैरेलल लाइन जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक इमेजिनरी लाइन है क्रॉस कर दिया, चाइनीज़ लोगों ने आगे मैसिव नंबर। उस टाइम अमेरिका ने इंडिया के थ्रू में मैसेज भेजा था चाइना को, माओ जेडुंग को बोल दो वी आर ए न्यूक्लियर वेपन पावर।
माओ जेतुंग तब ये कहा था, कितने मारोगे, कितना बॉम्ब यूज करोगे, वी आर मैसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बोला था। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट चाइनीज और के साथ लड़ाई होने के बाद इवन अमेरिका लेड यूएन फोर्सेस को नॉर्थ कोरिया का 30 पैरेलल लाइन से पुश कर देते इस तरफ, खींचाता नहीं चला। जब कोरियन वॉर ख़त्म हो रहा था तब इंडो चाइना में आग लगी हुई थी। इंडो चाइना में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गया। इट वॉज ए फ्रेंच कॉलोनी, कैम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम। यस, फ्रेंच लोगों ने अमेरिका को मदद मांगी। अमेरिका थोड़ा सा अगेन वाज हेजिटेटिंग कि कहाँ जाएं करके। हाँ, सही बात, फंस गया बहुत जगह। उसमें एक दिएन बियन फू करके जगह है, जो वियतकांग फोर्सेस, वियतनामीज नेशनलिस्ट फोर्सेस, सम ऑफ देम वर कम्युनिस्ट बिकॉज ऑफ हो ची मिन्ह एंड ऑल, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह ये जो दिएन बियन फू एक वैली है, वो वैली में ये सारे फ्रेंच ट्रूप्स जाकर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने सडनली देखा कि दे आर सराउंडेड बाय वियतकांग फोर्सेस। वो डर गए, अमेरिका को मदद मांगी, हेल्प अस। अमेरिका में डिबेट चला। वो डिबेट में वो एयरफोर्स का आदमी बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहें, ये MOU में है, डॉक्यूमेंट है, प्रेसिडेंट चाहें, वी कैन गो फ्लाई वेरी कंफर्टेबली ओवर Dien Bien Phu, put a couple of bombs, then allow the French troops to sing their national anthem and get out of the valley. फिर उनका आर्मी जनरल बोला था, बी अवेयर, नेवर डू दैट मिस्टेक अगेन, वी हैव बर्न्ट आवर फिगर्स। वहाँ अगर हम जाएंगे तो विल गेट स्टक इन सच ए बैड वे। वियतनाम में? हाँ, वियतनाम में। जी। तो फिर उन्होंने फ्रांस को मदद नहीं किया। ओके। और फ्रेंच ट्रूप्स सराउंडेड बाय वियतकांग को हार गए। जब हार गए, फ्रेंच को निकलना पड़ा। बट हो ची मिन्ह कम्युनिस्ट थे। हाँ। और ट्रेनिंग हुआ था मॉस्को में। जी। तो उनको अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ। तो अमेरिका ने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ इन्वॉल्व होने लगा। इन्वॉल्व होके एक न्यूयॉर्क में एक राजा था, गोड इंडियम, उसको लेके साउथ वियतनाम में राजा बना दिया। और फिर इट बिकेम नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम। वो भी बांट दिया। साउथ को इन्होंने सपोर्ट किया, नॉर्थ को सोवियत यूनियन एंड चाइना ने सपोर्ट किया। और फिर वियतनाम और लड़ाई हो गई। वियतनाम में टोटल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मोर देन 19 ईयर्स चलता रहा। और अमेरिका अनलाइक कोरियन वॉर हार गया। वहाँ जीता नहीं, यहाँ हार गया। ना कोरिया में जीता एक तरह से, कोरिया में जीता नहीं। सही बात है। इट वाज काइंड ऑफ नो विक्ट्री नो लॉस। सही बात है, सही बात है। बट इसमें इतना दबाव आया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन को वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ा। हाँ, ट्रूप्स को। हाँ। दबाव क्या था, उसको बोलते हैं वियतनाम सिंड्रोम। और लड़ाई इतना ज़बरदस्त चल रही थी। इट वॉज ए वॉर बिटवीन हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री फोर्स विथ ऑल मॉडर्न वेपन्स एंड बॉम्ब्स। दूसरी तरफ तो गरिला वॉरफेयर चल रहा था। और गरिला वॉरफेयर में इतने सारे बढ़िया बढ़िया एपिसोड है जिसमें आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स पर है शायद, सारे अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सीरीज है पूरी, बहुत सुंदर उसी वक्त की फुटेज सब। हाँ। बहुत अच्छी सीरीज है। तो ये जो डेड बॉडी का कॉफिन कौन बना था? जापान। बहुत पैसा कमाया। और डेड बॉडी जब अमेरिका जाते थे और भेजते थे तो लोग देखते थे कि डेड बॉडी के बाद डेड बॉडी आ रहा है। अमेरिकन मीडिया को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। जब अमेरिकन मीडिया को पता चल गया कि अमेरिका इज नॉट विनिंग द वॉर, उन्होंने फिर अपना चलाया। फिर धीरे धीरे वहाँ एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हो गया। अमेरिकन पीपल देखे कि ये जो बॉडी बैग्स भेज रहे हैं और फिर लोग भी वापस आ रहे हैं, किसका कान नहीं है, किसका नाक नहीं है, किसका आँख नहीं है, किसका पैर नहीं है, ये क्या है? ये वियतनाम सिंड्रोम। हाँ, और आप ये कह रहे हो कि हम जीत रहे हैं। ये कैसी जीत है? हाँ। जिसमें हमारे सैनिक लौट रहे हैं तो विकलांग होकर लौट रहे हैं, मर कर लौट रहे हैं, और वहाँ ना तेल है ना कुछ, हम उसे कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं वहाँ? वही तो क्वेश्चन पूछे। 10,000 माइल्स अवे फ्रॉम अमेरिका तुम जाके कम्युनिज्म के पास फाइट कर रहे हो, हमारा क्या फायदा हो रहा है करके। तो अल्टीमेटली दे हैड टू विथड्रॉ द ट्रूप्स। और ट्रूप विथड्रॉ करने से पहले चाइना का साथ समझौता हुआ, साइनो अमेरिकन देतांत। अगर वो समझौता नहीं होता, वियतनाम वॉर खत्म नहीं होता। क्योंकि पावरफुल कंट्री है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हार गया है। अमेरिका के पास इतना फायर पावर था, दे कुड हैव बॉम्ब्ड इंडो चाइना आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। बट देन वॉर ऐसा नहीं होता। सही बात है। तो उनको एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए टू गेट आउट। जैसे अब ईरान से शुरू कर रहे हैं, फेस सेविंग डिवाइस चाहिए। अफगानिस्तान में किया, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ, फेस सेविंग एग्जिट होना चाहिए। तो इसके लिए साइनो अमेरिकन देतांत हुआ। ना यहाँ जीता ना वहाँ जीता, फिर सुपर पावर कैसे बना रहा? ये तो बहुत बड़ा डिबेट है। ये तो मैं डिबेट करता रहता हूँ हर जगह। देखिए, ये इसमें हमें समझना पड़ेगा
कि ये सुपर पावर, मेजर पावर, ग्रेट पावर, ये कहाँ कहाँ से टर्म आता है, कौन बनाता है टर्म? आप लोग? ये जो थियोरी, हम लोग नहीं, वो लोग, अच्छा। वो लोग बनाते हैं और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, और हमें पढ़ाते हैं आप। प्रॉब्लम उधर है। सारे डिबेट डिस्कशन तो उधर होता है ना। तो अल्टीमेटली जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपना अपना कॉन्सेप्ट थ्योरी बनाते रहते हैं, सुपर पावर ऊपर छोड़ते रहते हैं। बट द फैक्ट रिमेंस, तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया, अभी देखिए वो हर जगह रेजिम चेंज किया अमेरिका ने ना। क्यूबा एक छोटा सा देश है, 89 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट। अब तक क्यूबा में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। अभी ट्रंप बोल रहा है कि उसको हटाएंगे, बट अब तक क्या कर रहे थे? सुपर पावर नहीं हटा पाया। अच्छा, कोरियन वॉर नहीं जीत पाए, वियतनाम में हार गए, अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गया। किस टाइप का सुपर पावर हो भाई आप? और ईरान में उसी वक्त हुआ ये सब भी, इराक में वही हुआ, बिल्कुल राइट। सो एक्चुअली सुपर पावर बेसिकली मीन्स, इसका उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, व्हाई इज अमेरिका सुपर पावर, उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा कि इट इज सुपर पावर। अभी क्यों? देखिए, अमेरिका के पास इतना इकोनॉमिक वेल्थ है, देयर इज नो सेकेंड कंट्री। चाइना इज डूइंग वेरी वेल, बट अमेरिका का अभी देखिए $30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है, इसका 19-20 ट्रिलियन डॉलर है। फिर भी भाई तुम compete कर रहे हो, बट 10 ट्रिलियन डॉलर नीचे हो। रसिया देखिए, रसिया के पास इतना पावर है, रसिया कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, ओवरकिल कैपेसिटी है, बट पैसा कहाँ है, टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो चाइना के साथ देखिए मिलिट्रीली अमेरिका कंट्रोल करता है, क्योंकि चाइना जितना भी शिप बनाए, नेवल एक्सपेंशन करे, जो भी है मॉडर्नाइजेशन करे, अमेरिका के पास अभी भी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास 2 है, तीसरा बना रहा है। सही बात। अमेरिका का वर्ल्ड में मोर देन 700 मिलिट्री बेसेस है, डॉटेड अराउंड द वर्ल्ड, इवन नाउ। चाइना कितना है? जिबूटी अभी कोशिश कर रहा है, वो हम्बनटोटा पोर्ट और समथिंग इन बांग्लादेश, म्यांमार। लेकिन अमेरिका हर जगह है पूरी दुनिया में, 700 प्लस वो है। जितने भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का प्रमोट करता है, कौन? चाइना करता है? नहीं करता, अमेरिका करता है। अमेरिका करता है। सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर का एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन अमेरिका में ही है, इसीलिए सुपर पावर। मैं धीरे धीरे एक ही घटना पर आ रहा हूँ, ताकि जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बड़ी घटना ना छूटे, क्योंकि समझने की तो कोशिश यही है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना हुआ है। एक और बड़ी घटना है सर, कि रूस अपना स्पुतनिक भेज देता है और उसके बाद नासा बहुत एक्टिव हो जाता है कि अब हम इससे बड़ा क्या करें। ये जो सुपर पावर होने की चाह है, दूसरों को मनवाने की कि हम सुपर पावर हैं, आप हमारी बात मानो तो सही, हम हैं, ये भरोसा दिलाना, ये अंतरिक्ष तक चला गया। क्या वहां पहुंचने के बाद दोनों ही सुपर पावर ने सिर्फ अपना पैसा बर्बाद किया, या वाकई ये दुनिया में इंसानों के किसी काम भी आया कि हम मान लें कि हाँ भाई आप सुपर पावर आपने इंसानियत की बड़ी भलाई की, या बस ये ऐसे ही एक दूसरे को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे थे? नहीं, देखिए, स्पेस पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सैटेलाइट छोड़े गए, अगर उसी एक्सपेरिमेंट करते करते स्पेस पावर नहीं बनते, आज हम ये पॉडकास्ट भी नहीं कर पाते। सही बात है। आपका मोबाइल फ़ोन चलेगा नहीं, राइट। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन सिविलियन पर्पस के लिए भी होता है और मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। और सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जिस तरह से आर्म्स रेस चल रहा था, सोवियत यूनियन का मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था, अभी भी है। सिविलियन टेक्नोलॉजी इतना नहीं है, इंजीनियरिंग इतना नहीं है जो कि मिलिट्री है। तो अमेरिका 1957 में जब स्पुतनिक गया, उस टाइम अमेरिका ने कहने लगा कि दिस इज़ द मिसाइल गैप, क्योंकि जो रॉकेट जाता है ऊपर वो मिसाइल भी बन सकता है। तो उसके बाद बिल्कुल दम लगा के उन्होंने भी कोशिश किया और नासा वासा करके कम्पीट करके अमेरिका भी बहुत पावरफुल स्पेस पावर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आउटर स्पेस में अगर मिलिटराइजेशन हो जाएगा तो बाकी सारे देश तो फंस जाएंगे ना, इनका डोमिनेशन होगा। अभी धीरे धीरे जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अर्थ में हो रहा है, वो तो ये भी कोशिश है कि बाहर ढूंढने कुछ कहीं है क्या, हमारा जो चूज़ करके लोग वहाँ भेज सकते हैं क्या। तो इनका जो पैसा खर्चा हुआ, नंबर 1 दे कुड अफोर्ड इट, नंबर 2 साइकोलॉजिकल लेवल पे कैपेसिटी का जो कंपटीशन होता है वो उनको काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। किसके पास कितना IRBM है,
कितना ICBM है, कितना शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, किसका कितना एक्यूरेसी है, ये सब मायने रखता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश अभी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, एक स्पेस पार बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन भी बना रहे हैं, चाइना बना चुका है, इंडिया के पास भी कैपेसिटी है। तो सिविलियन यूज होना चाहिए, उसके लिए एक नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है, समझौता नहीं है किसी के पास। तो हाउ टू प्रिवेंट मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस, आउटर स्पेस, वो चल रहा है। लेकिन फाइनली तो अमेरिका ने फिर सोवियत यूनियन को हरा ही दिया इस मामले में, कह सकते देखिए, हैं। इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग है, कोल्ड वॉर में अमेरिका सोवियत यूनियन को हराया विदाउट फायरिंग ए शॉट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, जितने भी आप कोल्ड वॉर की बात किया, इतने सारे कोल्ड वॉर हॉटस्पॉट्स हैं, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगान वॉर, सो मेनी है। एक भी वॉर में अमेरिकन एंड सोवियत सोल्जर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं किया। ऑल दीज वॉर्स आर प्रॉक्सी वॉर्स। अमेरिका और सोवियत यूनियन क्लोजेस्ट हैं बेरिंग सी में, करीब करीब 50 नॉटिकल माइल्स। सबसे शांति प्रिय जगह है वो। वहाँ सोवियत, रशियन, अमेरिकन, नो वार, नथिंग। इतने क्लेवर लोग हैं ये लोग। तो इसमें पता चलता है कि पावरफुल कंट्रीज कैसे बिहेव करते हैं। जब NPT हुआ, पहले अमेरिका, देन सोवियत यूनियन, देन ब्रिटेन, देन फ्रांस, जब चाइना बना दिया 64 में, बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया, क्या स्टेटमेंट था जॉनसन का? चाइना, हमें ये मालूम हुआ कि चाइना ने अभी अभी एक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया। बॉम्ब ही तो एक्सप्लोड किया ना, उसको वेपन बनाने में काफ़ी समय लगेगा, हमारे पास काफ़ी ताकत है। फिर जब देखा कि नेक्स्ट इन द लाइन इज इंडिया, इंडिया को प्रिवेंट करने के लिए दे इरेक्टेड बैरिकेड, टेक्नोलॉजी डिनायल कर दिया। उसमें सेम सोवियत यूनियन जो इंडिया का दोस्त था, वो तो NPT का मेंबर बना ना। सो जब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है, ये सारे मिल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और दूसरों को प्रिवेंट करते हैं। ये है पार गेम। हाँ, मतलब दोस्ती दुश्मनियां तो उनके समीकरण के हिसाब से चलती हैं। बस ऐसा थोड़ी ही कि हमेशा चलती रहेगी। आप दोस्त है पर हमसे आगे मत निकलो भाई। ये इम्पोर्टेंट है। जब आगे बढ़ते हैं तो और भी कई चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है और उसके बाद कैनेडी असैसिनेट हो जाते हैं। ये सन 61-63 के बीच में हो रहा है। इसी दौर में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका में काफ़ी कुछ बदल रहा है। वहाँ सिविल राइट्स एक्ट आया है, वहाँ वोटिंग राइट्स एक्ट आया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि अमेरिकन समाज में किस तरह की हलचल हो रही थी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक थोड़ा हिंट दिया था कि अमेरिकन सोसाइटी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज़ है। फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन स्पेशलिस्ट, इज नथिंग बट एन एलिटिस्ट डॉक्यूमेंट। जब डिबेट चल रहा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहाँ ये था कि डेमोक्रेसी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्यों डेमोक्रेसी में बिकम मोबोक्रेसी। तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ये एलिटिस्ट डॉक्यूमेंट है ही। स्लेवरी, अमेरिका इंडिपेंडेंट जब हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, बोल दिया। हाँ, बिल्कुल बोला। बट अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के कई साल तक स्लेवरी वॉज नॉट प्रिवेंटेड, वॉज नॉट आउटलॉड। स्लेव ट्रेड चल रहा था अमेरिका में। ओके, 1860s में सिविल वॉर हुआ। स्लेवरी को कैसे ख़त्म करें? 1860s में सिविल वॉर होके स्लेवरी को आउटलॉड कर दिया। बट until 1960s, 100 years, they were deprived of everything, even right to vote, right? 1960s में अमेरिका में ये सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हो गया। दिस सिविल राइट्स मूवमेंट वो भी 100 years के बाद। तो हमें ये क्या सीखने को मिलता है? सीखने को मिलता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी भी एज एक्सपेरिमेंट है, स्लोली इवॉल्व हो रहा है। वी कैन नॉट से दिस इज़ द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट करके नहीं कह सकते। इवन अमेरिका में राइट टू वोट टू वुमेन वाज गिवन ओनली इन 1920s,
राइट. सो जब इस सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, फिर उसमें कानून बनाया कि ऑल द पीपल ऑफ अमेरिका हैव इक्वल राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस. बट इन रियलिटी रेसल सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था. अभी अगर कोई जाएगा अमेरिका में देखेगा कि अभी भी रेसल सेग्रीगेशन ज़बरदस्त है. अभी तो रेसल सेग्रीगेशन अफ्रीकन अमेरिकन छोड़ के बाकी हिस्पैनिक एशियन के ऊपर भी आ गया है, जिस तरह से उनका इमिग्रेशन पॉलिसी बन रहा है. राइट. तो 1960s एक ऐसा टाइम था जिसमें कोल्ड वार चल रहा था. क्यूबा में उनका मिसाइल क्राइसिस हो गया. क्यूबा जो कि इतना नज़दीक है अमेरिकन टेरिटरी में, सोवियत यूनियन क्वाइटली जाके वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल कैसे रख दिया. वो तो न्यूक्लियर वार भी होने के लिए पॉसिबिलिटी 14-15 दिन ये चलता रहा. वो हो गया. फिर 1960s में यूरोप में भी देखिए सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था ईस्टर्न यूरोप में बिल्कुल तगड़ा हो गया. बर्लिन डिवाइड हो गया. राइट. और 1960s में इस तरफ देखिए चाइना में अपना वो कल्चरल रेवोल्यूशन टाइप का वो भी चल रहा था. वियतनाम वार चल रहा था. सो पूरे दुनिया में 1960s में कॉन्फ्लिक्ट था. और विद इन अमेरिका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, सिविल राइट्स मूवमेंट था. वहाँ इवन एवरी सक्सेस हैज ए कॉस्ट बोलते हैं. तो अमेरिकन सोसाइटी में जो हिप्पी मूवमेंट था, फ्रस्ट्रेशन, वी हैव टू मच ऑफ मनी, व्हाट टू डू विथ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा क्या करेंगे आप, फ्रस्ट्रेशन, जो हाउ टू गेट हैप्पीनेस. हरे कृष्ण हरे रामा भी वहाँ एक्सेप्टेड हुआ था. वो आपका रविशंकर का सितार, वो हिप्पी वाले सब एक्सेप्ट कर रहे थे. धीरे-धीरे हाँ उसी धीरे-धीरे वही शुरू हुआ. पीरियड वाज a period of social turbulence within the USA, racial fight, political divide, and then outside turbulent world order. वही था अमेरिका में. ये है 60 और 70. इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी देश के बारे में समाचार में पढ़ते हैं ना, तो उसे इकहरा नहीं पढ़ सकते. आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ आसपास क्या क्या घट रहा है, क्योंकि सब चीज़ों का असर सब चीज़ों पर है. आगे अगर बढ़ूं तो मुझे ये भी पूछना है, CIA जिसकी शुरुआत मेरा ख्याल है 48 में हुई होगी, इसका कितना बड़ा हाथ रहा है अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में, क्योंकि ग्वाटेमाला, ईरान, यहाँ पर सरकारें बदलना, इसके बाद फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि हर जगह इसी तरह की कोशिशें कर रहे हैं. क्या हम कह सकते हैं कि CIA का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के डोमिनेंस को बरकरार रखने में? बहुत बड़ा रोल है, इसमें डाउट नहीं है. बट ये कहना भी गलत होगा कि हर जगह उन्होंने सक्सेसफुल हुए हैं. क्यूबा में फॉर एग्जांपल उनका जो बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन हुआ था 1961 में, दे वांटेड टू रिमूव द गवर्नमेंट. उसमें CIA ने जो भी कोशिश किया वो इट वाज मेजर फेलियर, वेरी क्लोज टू देयर बॉर्डर. सो वो फेल हो गया जी. और उसको जंप करके अभी आऊँ तो जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, CIA वाज ए ग्रैंड फेलियर देयर. तो CIA का हिस्ट्री में सक्सेस भी बहुत है, सारे सक्सेस हमें मालूम नहीं है, और फेलियर भी काफ़ी है, सारे फेलियर्स मालूम नहीं है. बट CIA का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग था, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी वेरी स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकल एबिलिटीज़, प्लस उनके पास इतना पैसे थे, दे कुड इंजीनियर पॉलिटिकल चेंजेस इन मल्टीपल कंट्रीज. वो कर रहे थे. उनके साथ टकरार हुआ था तो KGB का, वो भी कम नहीं थे, काफ़ी पावरफुल थे. और इनका जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है तो उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं. मेरा अपना रिसर्च से एक उदाहरण दूंगा. इन द फिलीपींस अगेन, वहाँ एक इंसर्जेंसी हुआ करता था, हुक बालाब इंसर्जेंसी. इट्स ए मुस्लिम इंसर्जेंसी. तो CIA किस टाइप का स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता था. तो एक गांव में वहाँ लोग इतना एंटी अमेरिकन बन गए थे फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस. वो कॉलोनी था, उनको इंडिपेंडेंस दे दिए, फिर फिलीपींस को अपना एक मिलिट्री बेस बना दिया, नेवल बेस बना दिया, क्लार्क एयर फोर्स बेस, सुबिक नेवल बेस. तो लोग नाखुश थे. तो उन लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए एक ट्रिक था जो कि मैंने अपना रिसर्च किया था, मुझे मिला था. CIA ने क्या किया कि लोकल लैंग्वेज टैगलॉग बोलते हैं,
उसको एडॉप्ट करके एक क्लाउडी डे में हेलीकॉप्टर ऊपर जाके वहीं से टैगलॉग लैंग्वेज में गांव वालों को कर्ज दिया, जैसे आपका हिंदी मूवी में होता है कि अगर आप इसको सपोर्ट करोगे, हुक वाला सपोर्ट करोगे, अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, इस भविष्यवाणी हो गई, भविष्यवाणी टाइप का वो हो रहा था। एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट। वो मान गए। हाँ, वाह प्रोपेगेंडा, वाह, दे वर सक्सेसफुल इन दैट। अच्छा, बाकी सारे जो प्रोपेगेंडा की आप बात कही है आपने, जिस टाइप का सपोज रेडियो फ्री एशिया और रेडियो फ्री यूरोप, लिबर्टी रेडियो, व्हाट दे आर डूइंग, कम्युनिस्ट एरिया में अपना रेडियो के थ्रू में प्रोपेगेंडा पुश कर रहे लोग थे, वो सुनते रहे। हाँ, वो CIA उसमें काफ़ी माहिर था। हाँ। बाकी अदरवाइज KGB पावरफुल था, इवन मोसादी वेरी 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 पावरफुल है। विदाउट इंटेलिजेंस तो कोई सरकार चला नहीं सकता। जब हम सुपर पावर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक ऑक्टोपस की तरह आगे बढ़ती हैं। सिर्फ अपनी सेना के ज़रिए तो सब कुछ जीत नहीं सकते आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं। क्या अमेरिका के मामले में कहना सही होगा कि उसके कॉरपोरेट, उसकी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ा रोल निभाती हैं उसे महाशक्ति बनाने में? उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। और बट ये जो अमेरिका का वेल्थ है, उनका जो पैसा है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं विदाउट फाइटिंग ए वॉर, अपना जो इंटरेस्ट है कैसे फुलफिल करेंगे। आपको सॉलिड रिसर्च से और एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। इट वाज लेट 60s अर्ली 70s में एक डेलीगेशन जाता है, वियतनाम वॉर चल रहा है और जितने भी छोटे छोटे कंट्री है उसको अपने तरफ लाना है, तो वियतनाम में एक डेलीगेशन जाता है। डेलीगेशन वहाँ जाके एक रिपोर्ट बनाता है, देता है। रिपोर्ट में क्या लिखा है? लिखा है कि अभी अमेरिकन कंपनी जाके थाईलैंड में अगर निवेश करेंगे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ, और थाईलैंड अभी तैयार नहीं है एक इंडस्ट्रियली टेक ऑफ करने के लिए। बट थाईलैंड तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थाई गवर्नमेंट को अपने तरफ करने के लिए सबसे बेस्ट है अमेरिका का सरकार जाके वहाँ आइडेंटिफाई करे 4-5 ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सुपरफिशियल बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लोगों को कुछ नौकरी मिलेगी, और ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हमें मिलिट्री बेस मिलेगा वहाँ और सपोर्ट मिलेगा लोगों का। इकोनॉमी इज अ टूल फॉर प्रमोटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये सुपर पावर का एक गेम प्लान है और ये सॉलिड रिसर्च है। हाँ। तो पेप्सी हो, कोका कोला हो, मैकडी हो, अमेरिका के बैंक हों। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने कोका कोला बोला इंडिया के बारे में। हाँ। मिसेस गांधी तो उसको उठा के फेंक देते, कोका कोला को वापस आए, फिर आके स्प्रेड हो गया। एक दिन मैंने खुद सुन रहा था टीवी का न्यूज़, कोका कोला का मैनेजर वो बोलता है, इंडिया में इतने लोग हैं, अगर मैं परसुएट कर सकूं कि जो लोग कोका कोला पीते हैं एक एक्स्ट्रा पिए दिन में, तो हमें कितना बिलियन फ़ायदा होगा। आप देखिए मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, जितने भी अमेरिकन थिंग हर जगह भरा हुआ है। इसको चैलेंज कर रहा है तो सिर्फ चाइना कर रहा है। चाइना में देखेंगे तो मैकडोनल्ड गया, फिर चाइनीज लोग इतना स्मार्ट हैं, वो जल्दी से सीख के अपना चाइना का मैकडोनल्ड बना दिया, कुछ नाम दे दिया। बिल्कुल। मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह मैकडोनल्ड तो चाइनीज, सब चाइना की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद गया मैकडोनल्ड में, सब चाइनीज लोग उधर जा रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट मैकडोनल्ड एंड जितने भी स्टारबक्स, इसके बारे में लोग बात नहीं करते। दे आर मेकिंग ट्रिलियंस, सेंड इट बैक टू होम, एम्पावरिंग अमेरिका, जो कि आपका ट्रेड डेटा में नहीं आएगा। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प, गूगल, मस्क, क्या देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से टैरिफ हो रहे हैं, उससे पहले इतिहास में जाएंगे, वही 1970s 80s में जापानीज इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा था। क्या कंप्लेन था? जापान इज रनिंग ए ह्यूज ट्रेड प्लस अगेंस्ट अमेरिका। फिर उसके बाद चाइना को ऊपर आ गए, चाइना इज हैविंग ए ह्यूज ट्रेड सरप्लस। बट अमेरिका कभी ये नहीं कहता कि इट इज अ कंप्लीट ट्रेड फिगर। ओनली गुड्स कमोडिटीज में दे वर रनिंग सरप्लस। अगर आप उनका सर्विस इंडस्ट्री डाल दें, ओके, तो तस्वीर बदल जाएगी, पूरा बदल जाएगी। हाँ। और जो मीडिया में आएगा
या जर्नल्स में आएगा, किताब में आएगा, दे विल ऑल्सो नॉट चैलेंज इट. सो आम जनता ये सोचेगा अरे ये सही तो है, जापान का इतना ट्रेड सरप्लस हो गया, अमेरिका क्या करेगा. सो हाउ टू यूज डेटा ये उन्हें आता है. टू मैनिपुलेट एंड प्रमोट इट्स इंटरेस्ट, वो देखिए अभी हो रहा है बिग डेटा एनालिटिक्स. अरे बाप रे, उनके पास तो है ना. अभी आपका डेटा सेंटर बनाने में इतना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है. अमेरिका में ये प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि आम जनता को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता. एंड दे आर अगेन एक्सपैंडिंग द न्यूक्लियर पावर नाउ. तो ये तो नॉलेज का खेल है, डेटा का खेल है, इकोनॉमी का खेल है, नॉट जस्ट गोइंग एंड फायरिंग एंड ऑल दैट. नो. अब बढ़ रहा हूँ आगे, 70 आ चुका है. कोशिश करूँगा इस पॉडकास्ट में 2026 तक आ ही जाऊँ आखिर तक. ये देखकर मुझे बड़ा झटका लगा जब मैंने पहली बार पढ़ा, अब तो खैर पता चल ही गया, कि कम्युनिस्टों से हर जगह, हर तरह, हर बार टकराने वाला अमेरिका, किसिंजर वाया पाकिस्तान चीन चले जाते हैं और उसके 6-7-8 महीने बाद पहले राष्ट्रपति अमेरिका के सर्विंग चाइना जाके हाथ मिला रहे. ये उस वक्त की दुनिया के लिए कितना आंखें खोलने वाला था, क्योंकि बिल्कुल बेमेल सी दोस्ती दिख रही है. लेकिन एक सुपर पावर के लिए, सुपर पावर अमेरिका के लिए, चाइना कोई बहुत बड़ी सुपर पावर उस वक्त तो नहीं बना था. हाथ मिलाना कितना ज़रूरी था, इसने कितना पुश दिया अमेरिका को सुपर पावर बने रहने के लिए. एशिया में कितना उसको पावर मिली अमेरिका को इस कदम से. देखिए वो 1970s की बात आप कर रहे हैं. 1970s अमेरिका के लिए काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड. क्या हुआ? साइनो अमेरिकन देतांत कहते हैं, जो हेनरी किसिंजर बात कर रहे हैं. हेनरी किसिंजर का ये मूव एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव था, चमत्कारी डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं. हेनरी किसिंजर पहले पाकिस्तान आए, बातचीत किया, रात को सो गए. जब पूरा पाकिस्तान सो रहा है, धीरे से जाके एक प्लेन में बैठ के बीजिंग चले गए, वहाँ से बातचीत कर लिया, डील बना दिया. ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, सब सो रहे हैं, सुबह उठा, वाशिंगटन चले गए. वहाँ ही मेड एन अनाउंसमेंट जो कि शुक द वर्ल्ड. इट वॉज ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक. आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना. अच्छा, क्यों पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ? चाइना और अमेरिका वर नॉट इवन इन टॉकिंग टर्म्स. उसी टाइम में आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगेन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कि पोलैंड में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने चाइनीज डिप्लोमेट को देखता है और बात करना चाहता है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे थे. एंड द मोमेंट ही ओपन्स अप हेलो करके, वो चाइनीज डिप्लोमेट दौड़ता है, ये उसके पीछे दौड़ता है, दौड़ दौड़ के दे गो अप टू कार पार्क. फिर बोलता है, लुक आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू मैन. तो दूसरा बोलता है, इफ़ आई टॉक टू यू माई जॉब विल बी गॉन, सॉरी, वो भाग जाता है. इतना बुरा हाल था. पाकिस्तान वॉज द मैसेंजर बॉय, द पोस्टमैन, जिसके थ्रू में चाइना के साथ ये समझौता उन्होंने कर पाए थे. तो फ़ायदेमंद क्या हुआ अमेरिका को? फ़ायदा ये हुआ कि देखिए, वियतनाम वॉर से निकलने के लिए फेस सेविंग डिवाइस एक चाहिए था, जिसके लिए चाइना के साथ दोस्ती बनाया, नंबर 1. नंबर 2, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में काफ़ी एक तनाव हो गया था फ्रॉम लेट 60s एंड अर्ली 70s. सो मच सो दैट 1969 में यूसुरी रिवर पे एक बॉर्डर स्कर्मिश भी हुआ था. तो अमेरिका ये चाहता था कि चाइना और सोवियत यूनियन में अगर उनका पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाए तो अमेरिका चाइना को यूज़ करेगा सोवियत इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए. वही स्ट्रेटेजी था जिसकी वजह से हेनरी किसिंजर गए उधर. तीसरी बात यह है कि वही लेट 60s अर्ली 70s में सोवियत यूनियन ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर पैरिटी अचीव कर लिया था. पहले वो न्यूक्लियर पावर तो बन गया था, बट इन टर्म्स ऑफ रियल कैपेबिलिटीज़ वो पैरिटी नहीं था. इस टाइम में पैरिटी आ गया था. एंड देन वही 1970s की बात कर रहा हूँ. 1975 में soon after Sino-American देतांत, अमेरिका could extricate itself from Indo-China. वियतनाम वॉर ख़त्म हो गया. 75 में वियतनाम यूनिफाई हो गया. इन ए मैटर ऑफ 2-3 years कितना बदलाव आया अमेरिका के लिए. देखिए, पहले तो 1978 में वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री जाके कैम्बोडिया एक कम्युनिस्ट कंट्री पे रेजिम चेंज करता है. और कैम्बोडिया चाइना का दोस्त था और चाइना अमेरिका का दोस्त था.
तो ये अमेरिका के खिलाफ हो गया। दिसंबर 79 में सोवियत ट्रूप्स आके अफगानिस्तान में कब्जा करते हैं। तो अगेन इट वाज कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का जीत है। वही 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया। ईरान को आप कह सकते हैं कि फॉर्मर सोवियत यूनियन का अंडरबेली है, वल्नरेबल पॉइंट है, जिसमें अमेरिकन बेसेस थे, अमेरिकन CIA का लिसनिंग पोस्ट था एंड सोल्जर्स थे, सब कुछ थे अमेरिका का पेट के नीचे, राइट। 79 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका वहीं से हट गया। उसके बाद तो क्राइसिस हो गया था, डिप्लोमेट्स को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था दूतावास में ईरान में। सेम 79 में अमेरिकन हेमिस्फीयर में सैंडिनिस्टा रेवोल्यूशन हुआ निकारागुआ में, वो भी एंटी अमेरिकन था, वो सोशलिस्ट थे। तो 70s वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम। हेनरी किसिंजर ने देतांत किया था कोल्ड वॉर को थोड़ा सा शांत करने के लिए, चाइना के साथ भी और सोवियत यूनियन के साथ भी। 70s में, क्योंकि उनका रिलेटिव डिक्लाइन वही 70s में हुआ था। इसलिए ये कोशिश थी कि अब जो लगातार अमेरिका को सेटबैक्स मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा अब लड़ाई थोड़ी कम करते हैं। खाली उतना ही नहीं, वही 1970s में वो डॉलर नो लॉन्गर वाज पैक्ड विद गोल्ड। यस, तो एक बार फिर से पलटी मारी अमेरिका ने। पलटी मारी। तो इसीलिए पूरा ओवरऑल 70s वेरी टर्बुलेंट ईयर्स फॉर अमेरिकन एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैं देखता हूँ सर कि जो मैं कह रहा था, हर दूसरे साल कुछ ना कुछ हो रहा है, अमेरिका को चुनौती भी मिल रही है, सब कुछ। वो कितनी खूबसूरती से मैन्यूवर कर रहा है, चीज़ें बदल रहा है। यहाँ CIA का इंटरवेंशन, यहाँ कॉरपोरेट भेजे अपने, तो वो लगातार कोशिश में है। ऐसा नहीं है कि वो प्रभुत्व बनाने के बाद शांत बैठ गया है, वो लगातार सोच रहा है। उनके थिंक टैंक्स लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये कितना, मतलब ऐसा अमेरिका कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश भी नहीं रहा है कि कैसे कर लेता है एक देश इतनी कम आबादी के साथ इतना कुछ। 2-3 कारण है। एक कारण यह है कि अमेरिका इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गुड ब्रेन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी अच्छे अच्छे दिमाग वाले सब देखते हैं कि अमेरिका चलो भाई। तो क्या 70 में भी ऐसा था? हाँ, बेस्ट ऑफ ब्रेन्स लाते थे, राइट। ये पहला कारण है। अमेरिका का यूनिवर्सिटी जाइए, नासा जाइए, कहीं जाइए, देखिए जो इमिग्रेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग अनफॉर्चुनेटली। इवन सिलिकॉन वैली में भी देखिए, बट इट्स ए फैक्ट। अमेरिकन को ये मालूम है कि सही ब्रेन को रेस्पेक्ट दे के, पैसा दे के, ब्राइब करके, एल्योर करके कैसे रखें अपने पास। ये पहला कारण है। दूसरी कारण ये है कि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है, अभी चाइना ही कम्पीट कर रहा है और कोई देश नहीं है। अमेरिका में आपका फंडामेंटल रिसर्च होता है, बाकी सारे कंट्री में अप्लाइड रिसर्च होता है। जो कंट्री में फंडामेंटल रिसर्च होता है वो तो आगे बढ़ेगा ना, स्ट्रांग रहेगा। अभी चाइना कर रहा है, कोशिश कर रहा है, राइट। ये सेकंड कारण है। तीसरा कारण ये है कि द रेस्पेक्ट फॉर नॉलेज इतना है कि इवन इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी वहाँ एक रोटेटिंग डोर होता है। जो लोग प्रोफेसर हैं, थिंक टैंक में स्पेशलिस्ट हैं, वो कभी कभी स्टेट डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में जाके मास्टर जी बन जाते हैं, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकम प्रोफेसर्स। ये जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट बिटवीन दिमाग वाले एंड स्टेट डिपार्टमेंट पॉलिसी मेकिंग वाले, ये बहुत फ़ायदेमंद करता है उनको। और देखिए, मैं पुराना डेटा दे रहा हूँ। अमेरिका में पुराने डेटा के हिसाब से 1600 थिंक टैंक्स ऑन फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया में कितना है? मेरा एक है छोटा मोटा, 16 होंगे, 17 होंगे। राइट, ज़्यादा बता दिए मैंने, गिनती में तो 5 चाहिए मेरे। ये और एक कारण है। एंड फाइनली वो जो बैलेंस करते हैं ना, मनी पावर एंड वेल्थ एंड द ब्रेन को, इट्स ए जुडिशियस कॉम्बिनेशन। तो इतना जितना भी बुराई हो उनका या डिफिकल्टीज हो, वो नंबर 1 है ऐसे और रहेंगे। हाँ, तो सुपर पावर बनने का एक बड़ा कारण ये भी है। करेक्ट। पर अमेरिका ने रुख वेस्ट एशिया का भी किया था, मिडिल ईस्ट का एक समय। क्यों जरूरत लगी कि वो वेस्ट एशिया की तरफ बढ़ा? और तेल, जिसकी वजह से आज हम उसे, मतलब हमने जब होश संभाला तो हमने ये देखा कि अमेरिका तेल के लिए लड़ने लगा। क्या जरूरत पड़ी उसे ये सब करने की? उसने इतने लोग लगाए, पैसा लगाया, क्या? मैंने आपको पहले ये कहा था कि अमेरिका के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर यूरोप पे कंट्रोल लाए, मतलब कॉलोनियल पावर्स जो थे उनके ऊपर कंट्रोल लाए, तो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं।
उसका सेकेंडरी कारण वेस्ट एशिया में है। पूरा दुनिया वेस्ट एशिया का ऑयल को इंपोर्ट करता है, और अमेरिका अगर वेस्ट एशिया पर कब्जा कर ले तो इनडायरेक्टली जो लीवर है पूरे दुनिया का इकोनॉमी को हिला सकता है, जो कि भी कर रहा है हरमुज में। बिल्कुल राइट। तो ये पहला उनका स्ट्रैटेजी था। अमेरिका में इतना ऑयल रिसोर्सेस है, उनके जितने बड़े बड़े कंपनी हैं सब यहाँ क्यों आए और अमेरिका में खुद क्यों नहीं किया? उनका ये स्ट्रैटेजी था कि पहले बाहर जितना है उसको एक्सप्लोर करो, जब सब खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे, फिर अपने यहाँ देख लेंगे। अच्छा, यूरोप देखिए, यूरोप में अभी इतने बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्ला है, पर उनके पास ऑयल नहीं है। वो भी इनके पास एक लीवर है, राइट। और अमेरिका टुडे इज नॉट डिपेंडेंट एट ऑल ऑन वेस्ट एशियन ऑयल। इट इज द नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर एंड गैस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दे आर नॉट सेलिंग ऑयल एंड गैस इवन टू इंडिया। इंडिया भी खरीद रहा है अभी अंडर प्रेशर, क्यों? दूर से आता है ना, कॉस्ट बढ़ जाता है। सो वेस्ट एशिया में स्ट्रैटेजी ये है कि उनका जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर कंट्रोल करो बाय प्रोटेक्टिंग द रेजिम्स। इधर डेमोक्रेसी की बात करो, सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी की बात मत करो, स्ट्रेटेजिक अलायंस। बाकी सारे कंट्री जो छोटे मोटे कुवैत वेट जो है सबको, वहाँ कहीं ट्राइबल रेजिम है, कहीं राजा है, कहीं महाराजा है, उनको प्रोटेक्शन दे दो, ऑटोमेटिकली यू आर कंट्रोलिंग द कंट्री। ये स्ट्रैटेजी है। और इसी तरह उनका 90 गुजर गया, कभी सद्दाम खड़ा गद्दाफी खड़ा करो, फिर कभी उन्हें गिराओ। ये सब होते 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 वो फिर 90 में प्रवेश कर जाते हैं, 2000 में प्रवेश भी कर जाते हैं। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा इंडिया के हवाले से। अमेरिका सुपर पावर भले ही था, लेकिन भारत ने उसके साथ रूस की तुलना में कम ही संबंध रखे। फिर हमने एक परमाणु परीक्षण भी किया जो अमेरिका की नज़र से बच गया, और हमने बहुत बुरे बुरे सैंक्शंस झेले। फिर क्या हुआ सर कि क्लिंटन ने दोस्ती कर ली हमसे अचानक, फिर अचानक दौरा हो गया, वो संसद में दिखाई दिए, क्या बदल गया? देखिए, ऐसा है, अमेरिका रेस्पेक्ट्स पावर। बाकी जो स्टेटमेंट आए ना आए, पनिशमेंट करे, ट्राई टू प्रेशराइज करे, जो भी करें, दे रेस्पेक्ट पावर। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो कि 25 साल लेके डिबेट कर रहा है, बम बनाए ना बनाए। 74 में तो दिखा दिया था, किया तो था, बम बनाए ना बनाए। 25 साल वी कुड हैव डन इट देन एंड देयर, राइट। बट जो भी है, अमेरिका ने क्या किया, कोशिश किया कि इंडिया को प्रिवेंट करे, कर नहीं पाए। मैं तो अपना पर्सनल ही बता देता हूँ एक उदाहरण। वहाँ स्टीफन कोहेन प्रोफेसर, वो इंडिया साउथ एशिया पे काफ़ी स्पेशलाइजेशन रखते हैं। उन्होंने आए थे और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक लेक्चर दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि आई एम ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, नोबडी टोल्ड मी दैट इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्ट। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा था, सर अमेरिका में 1000 से ज़्यादा टेस्ट किया, एक बार भी कभी इंडियन पीएम को फ़ोन करके बोला, हे इंडियन पीएम, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट? बोला? नहीं बोला। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इंडिया टू डू दैट? अगर इंडिया करता तो आप अलाउ करते? नहीं करते। तो अल्टीमेटली देश को खुद को डिसाइड करना है क्या करना है, नहीं करना है, राइट। तो जब इंडिया ने टेस्ट कर ही दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम इतना स्मार्टली उन्होंने बोले कि वी जस्ट कंडक्टेड 6 न्यूक्लियर टेस्ट, और हम अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया हैज़ बिकम ए न्यूक्लियर वेपन पावर। सेकंड सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो बोले अगर सारे देश अपना न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम भी कर देंगे। वी वांट ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। यह है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। बिल क्लिंटन का ये भी इतिहास बता देता हूँ। ये तो क्वाइट एक थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बनाए, छोड़ दें। बिल क्लिंटन वांटेड टू कम टू इंडिया बिकॉज जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ही बिकेम द फर्स्ट पोस्ट कोल्ड वॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूएस। उसी टाइम इंडिया में बहुत लोग सोचने लगे, तो इंडिया तो सोवियत यूनियन का दोस्त था, वो तो अभी डिसइंटीग्रेट हो गया, अमेरिका क्यों पूछेगा इंडिया को? अमेरिका में भी वही सोचते थे। बट फ्रैंकली 1991 मंथ ऑफ जून में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी वर द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो एक मिनी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन शुरू किया, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अमेरिका का पूरा एटीट्यूड इंडिया के ऊपर बदल गया।
6 months before the Soviet Union would collapse, India had started a mini economic revolution. India का middle class was expanding rapidly. तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, 2-3 थिंक टैंक अमेरिका में, जो एक एशिया सोसाइटी है, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस है, उन्होंने रिसर्च किया. उन्होंने देखा हाउ इंडियन इकोनॉमी नाउ इज ओपनिंग अप, ह्यूज मार्केट एंड ह्यूज नंबर ऑफ मिडिल क्लास पीपल हु कैन बाई थिंग्स. तो उन्होंने क्या किया, बिल क्लिंटन ने अपना ट्रेजरी सेक्रेटरी को भेजा, फिर उसके बाद अपना डिफेंस सेक्रेटरी को भेजा. उन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती बनाने के लिए बहुत कोशिश किया, बट देन वही मिडिल टू लेट 90s में इंडिया में काफ़ी कोलिशन पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग हो गया, सरकार के बाद सरकार बने गिरे. उस टाइम बिल क्लिंटन कुड नॉट कम बिकॉज अनलेस देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आएगा. राइट. In the meantime, Hillary Clinton came to India. She was really impressed with Indian dynamism and went back and told him that before you step down, you must visit India. बोले थे ऐसे, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है. बट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, बिल क्लिंटन वॉज बाउंड बाय द अमेरिकन लॉ टू इम्पोज सैंक्शंस. सही. एंड देन देयर मेनी थिंग्स डिफिकल्ट टू से पब्लिकली, बट जब सैंक्शन इंडिया पे लागू हुआ, इंडिया इतना स्मार्टली उसको हैंडल किया. वाजपेयी जी रिस्ट आउट टू द NRIs, $4 बिलियन इंडिया को भेजे NRIs लोग ने. 1997, जस्ट 1 year बिफोर द न्यूक्लियर टेस्ट, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, दैट टाइम सारे इकोनॉमी थाईलैंड से शुरू हुआ, देन इट स्प्रेड आउट टू अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था. इंडियन इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग एट द टाइम पॉजिटिवली. तो बिल क्लिंटन, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बिल क्लिंटन ने इंडिया इतना जल्दी क्यों आए, बिकॉज बीइंग ए स्मार्ट नेशन, ए स्मार्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने सोचा होगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डायनामिक डेमोक्रेसी है, एंड नाउ डायनामिक इकोनॉमी है. अगर अमेरिका ने सोवियत बॉम्ब, चाइनीज बॉम्ब के साथ रहता है, इफ़ ए फेलो डेमोक्रेसी बॉम्ब बनाया, तो सो व्हाट. इट इज़ बेटर टू एंगेज इंडिया देन आइसोलेट इंडिया, ए पावरफुल इंडिया. ये सोच के उन्होंने इंडिया आए, और इंडिया में पार्लियामेंट में जब भाषण दिए, ये कहा था, इंडिया इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन. आई नो दैट यू मेड योर न्यूक्लियर बॉम्ब. यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द बॉम्ब. मैं क्यों आपको एडवाइस करूं. उधर वाशिंगटन में सैंक्शन डाले थे, यहाँ बोल रहे कि तुम डिसाइड करो क्या करना है. सो दिस इज द चेंज ऑफ हार्ट, बिकॉज इंडिया बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ इटसेल्फ, बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली तो है ही. और उसके बाद ये दोस्ती बुश के टाइम पर भी जारी रही. नो, बुश तो बाद में आए. देखिए, बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिस तरह से एक विजन स्टेटमेंट को उन्होंने इशू किया, अगर कोई रिसर्च करेगा इसके ऊपर, और जिस तरह से इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे आगे बढ़ता चला गया, द फाउंडेशन वॉज लेड इन दैट विजन स्टेटमेंट. एंड जब जॉर्ज बुश पावर में आए, ही बिगैन टू इम्प्लीमेंट वन आफ्टर द अदर. इतना बढ़िया स्टेप लिया था उन्होंने. यू नो, उस टाइम वेरी इंटरेस्टिंगली, नॉर्मली जब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट आते हैं इंडिया में, हमेशा पाकिस्तान जाते हैं. बिल क्लिंटन भी गए थे, 5 दिन इंडिया, 5 घंटा पाकिस्तान, बट गए थे. बट उस टाइम व्हेन जॉर्ज बुश renounced the ABMTT, anti-ballistic missile treaty with Russia, then China condemned it. European countries felt very uneasy. India was the only country which said, ये तो टेक्नोलॉजिकल इनएविटेबिलिटी था. इतना खुश हो गया जॉर्ज बुश, उन्होंने उनका डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पहले साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, देन गोज बैक टू वाशिंगटन. ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग जो किया था उन्होंने. तो इस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ा. सही. मेरे अब आखिरी 2-3 सवाल. यूं तो अमेरिका पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप खुद ही कह रहे हैं, डॉटेड हर जगह है, लेकिन एशिया में उसका जो दोस्त है एक पक्का, वो पाकिस्तान भी है. ऐसे तो स्वीपिंग कमेंट स्टेटमेंट में आप कुछ भी कहिए कि पाकिस्तान पिछड़ग्गू है, ये है, वो है, करते रहिए, वो तो ठीक बात है. लेकिन ये देखने में आया है कि हर दशक में पाकिस्तान उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है
कि वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती छोड़ नहीं पाता है। क्या ये समझना सही होगा कि किसी भी हाल में कभी भी पाकिस्तान अमेरिका का हिंदुस्तान से गहरा दोस्त बना ही रहेगा? मतलब हिंदुस्तान की तुलना में पाकिस्तान अमेरिका का ज़्यादा गहरा दोस्त बना ही रहेगा? ये बना रहेगा, उसका कारण देखिए और उसका सीमा भी देखिए, उसका लिमिट्स क्या है। पहले तो पाकिस्तान एक प्लायबल कंट्री है। पाकिस्तान का इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। पाकिस्तान का सिविल सोसाइटी बिखरा हुआ है। पाकिस्तान में और पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जिस तरह से इंसर्जेंसी अभी चल रहा है, पाकिस्तान में टीपीपी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, तो उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ के और क्या है? ना पैसा है, ना सोशल स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। ठीक है, वो नहीं है। सो ऐसा देश ज़्यादा प्लायबल हो जाता है फॉरेन पावर के साथ जब डीलिंग करता है। और पाकिस्तान का लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का लोकेशन की वजह से अमेरिका हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान उसका दोस्त बना रहे। इंडिया को खुंदक इसीलिए है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट अगर आप देखेंगे कि जब 9/11 इंसिडेंट भी हुआ, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपनली कह दिया था कि अनकंडीशनल सपोर्ट टू अमेरिका इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, अनकंडीशनल सपोर्ट। पाकिस्तान हिल गया, डर गया, इतना डर गया कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो डिबेट चल रहा था कि अरे तालिबान के खिलाफ कैसे जाएं, तालिबान तो हमने बनाया है, वो तो मुसलमान हैं, सब हैं, कैसे क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करें, इस तरह डिबेट चल रहा था। बट द मोमेंट वाजपेयी जी से अनकंडीशनल सपोर्ट, पाकिस्तान ने सरेंडर ही कर दिया। 1947-48 से लेके आज तक अगर देखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा प्लायबल रहा है शुरू से भी। दे वर बेगिंग फॉर इवन यूनिफॉर्म फॉर द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड एम्यूनिशन आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इतना बुरा हाल था। Whereas India is a highly self-respecting civilization. शुरू में, even before India became independent, we talked about non-alignment and neutrality. And because of the civilizational character, size of the country and the maturity of the political leadership, India कभी भी कोई देश के साथ ऐसा संबंध नहीं बनेगा जैसे यूएस साउथ कोरिया, यूएस जापान, यूएस पाकिस्तान है। हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेगा। आफ्टर 1000 years प्लस ऑफ फॉरेन रूल, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया है, तो इंडिया वुड नॉट काउट आउट टू एनीवन, दैट्स फॉर श्योर। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अमेरिका दुश्मन बन जाएंगे ना। अमेरिका का स्मार्टनेस ये है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक अलाई बनाएगा, बट इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा 4 या 5 अमेरिकन कंपनीज, बिग कंपनीज का नाम नहीं ले सकते जो कि पाकिस्तान में बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। टॉप 100 अमेरिकन कंपनीज में ऐसा कंपनी नहीं है जो कि इंडिया में निवेश नहीं किया है। देयर गहरा चीज़ें हैं जिसमें इंडिया अमेरिका का दोस्ती रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, अलायंस रिलेशनशिप नहीं रहेगा। पाकिस्तान अलायंस बन के रहेगा। उनके पास न्यूक्लियर बम होने के बाद भी उनका पैर इतना वीक है, दुर्बल है। इट्स अ जायंट विथ एकदम वीक लेग्स। ये हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा, आइदर यूएसए और चाइना, और ये दोनों नहीं था, और कहीं और कहीं। सही। मेरा सेकंड लास्ट सवाल, 9/11 ने सुपर पावर अमेरिका को कितना बदला? 9/11 में अमेरिका को बदला, बट अमेरिका इंडिया का बात भी माना उसके बाद। देखिए, पहले तो ये है कि जब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, अमेरिका खुद को बोल दिया कि इट्स ए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर आवर ओन इमेज, बोल दिया था। उन्होंने सोचा कि अमेरिका एक फोर्ट्रेस अमेरिका है, उस तरफ पैसिफिक है, इस तरफ अटलांटिक है, इस तरफ वीक कनाडा है, हमारा दोस्त है, इधर लैटिन अमेरिका पुअर बैकवर्ड कंट्रीज हैं, हम दादा हैं, बोल रहे थे। 9/11 इंसिडेंट ने उनका कॉन्फिडेंस को हिला के रख दिया। 15-16 लोग, सिविलियन लोग अमेरिका जाके कैसे एरोप्लेन चलाते हैं सीखते हैं, और सिंक्रोनाइज करके एरोप्लेन को बनाते हैं मिसाइल, और फ्यूल टैंक को बनाते हैं एक्सप्लोसिव, एंड द रैम इनटू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नहीं, एक ही दिन 3-4 जगह, एंड अनदर वन राइट आउटसाइड द पेंटागन, द मोस्ट पावरफुल डिफेंस मिनिस्ट्री। अमेरिका का कॉन्फिडेंस बिल्कुल इट वाज शेकन। जब तक 9/11 नहीं हुआ था,
इंडिया हमेशा अमेरिका को कहता था कि आतंकवाद इज ए बिग चैलेंज, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है, और आप इस पे थोड़ा सा चाबी घुमाइए पाकिस्तान को कि आतंकवाद को क्यों सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका हमेशा, उनका स्टेट डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट निकलता है, पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म करके निकलता था। उसमें आप साल के बाद साल देखिए, सब उसमें ये लिखा होता था, डोमेस्टिक टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म। कश्मीर में जो हो रहा था ये डोमेस्टिक है, कोई अमेरिकन कहीं मर गया तो इंटरनेशनल हो जाता है, राइट। बट जब 9/11 हो गया तो स्टेटमेंट आया, ए टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, वो हमारा फायदा हुआ। देन अमेरिका स्टॉप्ड सपोर्टिंग द पाकिस्तान का जो गाना सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून, फ्रीडम फाइटर्स, अरे फ्रीडम फाइटिंग इन द टेररिज्म इन द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटिंग, अमेरिका बंद कर दिया सपोर्ट करना। तो ये इंडिया के लिए फ़ायदा हुआ, बट अमेरिका को ये लेसन सीखना पड़ा। उसके बाद ही आपका जो ISIL है, आईसिस है, अलकायदा है, इनको कंट्रोल करने में अमेरिका पूरा ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लगाया। अफगानिस्तान आया, जिसका फ़ायदा हुआ, मगर अफगानिस्तान में आके कुछ ज़रूर से ज़्यादा कर दिए। 20 years ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर पावर एंड तालिबान रिटर्न्स टू पावर। सो ये थोड़ा सा बैड रिफ्लेक्शन है ऑन दिस सुपर पावर, बट इसमें ज़्यादा खुश होने का नहीं है। मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, वही 20 years में कितने अफगान लोग मरे और कितने नेटो सोल्जर्स मरे। 20 साल आप आके जो जो किया उसमें, ठीक है आप हार के निकल गए, बट नुकसान तो काफ़ी हो गया ना, तो वो भी देखना है आम जनता के ऊपर जो। मेरा आखिरी सवाल, ओबामा के दौर में अमेरिका ने खुलकर पहली बार कहा था कि उसका सबसे बड़ा फोकस अब चीन होगा। उसके पहले उनका फोकस ऑब्वियसली सोवियत यूनियन था, रूस था। तो एक तो ये कि क्या अमेरिका ने अपना एक दुश्मन चुन लिया है, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ, क्या अमेरिका ने बता दिया है अपने लोगों को और दुनिया को कि चीन ही है जो हमें पछाड़ सकता है, इसलिए हमारा फोकस चीन की तरफ होगा। और इससे ही जुड़ा दूसरा पार्ट सवाल का ये कि जब बड़े बड़े साम्राज्य गिरते हैं तो दरअसल उनके गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमेशा ये पाया जाता है कि उनका फैलाव कुछ ज़्यादा हो गया था। उसमें ग्रेट ब्रिटेन का नाम भी अगर लें तो वो भी ऐसा ही था, और वो उस बोझ के तले खुद ही दब जाते हैं, उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो क्या 21वीं सदी अमेरिका को एक गिरती हुई सुपर पावर के तौर पर देखेगी, या आप इससे सहमत नहीं हैं? क्योंकि अर्चना जी ने कहा था कि वो अब उस अमेरिका को देख रही हैं जिसका डिक्लाइन हो रहा है, जो पिछली गेस्ट थी हमारी। आप क्या कहते हैं, या बता सकते हैं? मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। ज़रूर। राइट, उसका कारण भी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि चीन सोवियत यूनियन टाइप का दुश्मन नहीं है अमेरिका का। सोवियत यूनियन के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी था और पावर रिलेशनशिप में डिफरेंसेस था, पॉलिटिकल आइडियल्स में भी डिफरेंस था, राइट। इनके सब चाइना और अमेरिका के बीच जो अभी ट्रेड चल रहा है, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, सिर्फ चाइना का ट्रेड सरप्लस सेवरल टाइम्स मोर देन टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। जो लोग इतना ट्रेड करते हैं वो कैसे कोल्ड वॉर फाइट करेंगे जैसे पहले हुआ करता था? नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन चाइना एंड वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, आप हमेशा कहते हैं कि hundreds of thousands of Indian students are there in अमेरिका, उससे ज़्यादा नंबर चाइनीज़ हैं अमेरिका में, वो बिजनेस करते हैं, राइट। सो अमेरिका का तो ये तय है उनका पॉलिसी, अमेरिका विल नॉट टॉलरेट द राइज ऑफ ए राइवल पावर। इसीलिए चाइना के साथ जो संबंध होगा वो हमेशा चाइना को कंस्ट्रेन करने के लिए कोशिश करेंगे। चाइना गुस्सा है, थिंकिंग दैट अमेरिका इज़ कंटेनिंग चाइना, बट चाइना ये भूल रहा है कि अगर चाइना अमेरिका की जगह होता वही करता। और अमेरिका का ये कंप्लेन है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू कंस्ट्रेन अमेरिका इन द इंडो पैसिफिक, चाइना वांट्स टू पुश अमेरिका आउट ऑफ इंडो पैसिफिक। सो इस तरह से जो उनका जो परसेप्शन है उसकी वजह से कोल्ड वॉर तो नहीं होगा, मगर कोल्ड कन्फ्रंटेशन चल रहा है। उनका एक कंटेस्टेशन चल रहा है कि दुनिया में किसका लीडरशिप रहेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में अमेरिका स्टिल अहेड रहेगा। उसका कारण यह है कि अभी दुनिया चाइना का RMB को मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है, डॉलर को ही मानेगा एज द मेन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज दैट दे कैन स्टोर एट होम। डॉलर इज स्टिल सुप्रीम।
आरएमपी कोशिश कर रहा है एट वेरी मिनिमम लेवल, राइट। ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि चाइना जितना भी रिच बने, जितना भी पैसा कमाए, जितना पावरफुल हो, स्टिल इट इज़ अंडर कम्युनिस्ट रूल। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो एट द पॉलिटिकल लेवल जो चलेगा उसमें चाइना अमेरिका कंपटीशन में अमेरिका ही, पीपल विल प्रीफर अमेरिका टू मेक फ्रेंड्स विथ अमेरिका देन विथ चाइना। चाइना को डरेंगे बट अमेरिका के साथ दोस्ती करेंगे और सिक्योरिटी मांगेंगे, जैसे अनदर कारण है। एंड देन अमेरिका नोज दैट चाइना इतना पावरफुल हो गया कि दे हैव, उसको बोलते हैं एक्सेस डिनायल एंड एरियल डिनायल। मतलब अमेरिका का नेवी और अमेरिका की एयरफोर्स अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, A2AD बोलते हैं उसको, चाइना की कैपेबिलिटी है। मतलब इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना वेरी पावरफुल। अमेरिका का थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जापान में है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स साउथ कोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिलीपींस में है। और अमेरिकन इकोनॉमी कैन नॉट प्रॉस्पर विदाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमी। और उनका जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ वो जो डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में, देखिए इंडो पैसिफिक बारे में क्या धारणा है उनका, कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरा इतना जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है का मतलब खाली इंडो पैसिफिक माइनस चाइना नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना है। सो पैसा कमाने के लिए चाइना के साथ कोशिश करेंगे एक बैलेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। इसका दो एक फियर रहता है, फियर फैक्टर अमंग अदर कंट्रीज। चाइना अमेरिका मिल गए और डोनाल्ड ट्रम्प G2 बोल रहा है तो उनका एक कंडोमिनियम होगा। दूसरा बोलते हैं ये दो लोग लड़ाई किए तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना के साथ इतना बिजनेस है और इनके साथ इतना सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, किसको सपोर्ट करें। बट ये ना G2 होने वाला है, ना इनका कोल्ड वॉर होने वाला है। ये ऐसे ही चलेगा, खींचा तानी काइंड ऑफ गेम ऑफ चिकन चलता रहेगा बिटवीन द टू सुपर पावर्स। फाइनल वन अबाउट अमेरिकन डिक्लाइन। देखिए, अमेरिकन राइज वॉज वेरी आर्टिफिशियल बिकॉज इन द 1940s उनका जो 50% ऑफ द ग्लोबल GDP का जो फिगर है या न्यूक्लियर मोनोपोली है, दोनों खत्म हो चुका है। यूरोप हैज़ रिवाइव्ड, so is Japan, so is Australia, so is India, so is China. So when you talk about relative power, then you can say that yes, America has relatively declined. It is a relatively declined because others have risen, right? It is not an absolute decline at all. So America ये कोशिश करता रहेगा कि if we cannot dominate the world, we must be the leader of the world, and they are still the leader of the world. In the foreseeable future, they will continue to be the leader of the world. After Donald Trump, things will change. And American primacy in the world order will remain. Okay. But competition will be fierce between China and the United States. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट जितना सोचा था उससे थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए मेरे पास। और सब्जेक्ट ही ऐसा है। हाँ, इतने साल आप पढ़ाते रहे, आपको भी पता है कि एक बारे में तो पता है हमें भी, आपको भी, कि नहीं हो सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने ये जो 2 पार्ट सुने होंगे अमेरिका को लेकर, तो एक बेसिक समझ क्लियर हुई होगी, और ये भी कि इस सदी में और पिछली सदी में किस तरह से अमेरिका सुपर पावर बना। आपका कहना है वो डिक्लाइनिंग पावर नहीं है, पार्शली कुछ आप देख लो अगर तुलना करनी हो, लेकिन ऐसा अभी तो ये सदी उसी की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका जो क्वेश्चंस थे काफ़ी शार्प थे, काफ़ी पॉइंटेड थे। और ये जो वार्तालाप हुई, ये वार्तालाप में इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, फैक्ट, फिगर, सब किताबों में है, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स आर नॉट नॉलेज। वो फैक्ट को जब समझ जाओगे तो नॉलेज होता है। और आपका पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा कर रहा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर रेजिंग द क्वेश्चंस, एंड जितने भी ऑडियंस है दे विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। हाँ, इसके पीछे मैं नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो सब हैं इसमें, रोहन है, शकील है, राहुल है, मानव है, मनोज है, पूरे टीम है। बेचारे रात भर पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर मेरे सवालों का सामना करते हैं, फिर मैं आपको सवाल करता हूँ। तो ये 4था एपिसोड है मॉडर्न एम्पायर सीरीज का, और कमेंट बॉक्स खुला है। पिछले 3 एपिसोड्स आपने पसंद किए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर आपने वो ना देखे हों और ये पहला हो आपका, तो उन तीनों पर भी ज़रा नज़र मार लीजिए। कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर आज तक रेडियो है, और वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स। तो मॉडर्न एम्पायर सीरीज़ का 4था एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगली बार में भी हम ब्रिटेन पे करें,
या हो सकता है किसी और देश पर, करेंगे ज़रूर। इस सीरीज़ को भी चलाए रखना है। कमेंट बॉक्स खोला है, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं।